आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञान शाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं छैलबिहारी शर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूं अंग्रेजी कक्षा 12 का मॉडल प्रश्न पत्र। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस साल जारी किए गए ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसके अलावा मैंने इस प्रश्न पत्र को बनाते समय विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी ध्यान रखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके मैं आपके लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। साथ में आपको बता दूं कि कुछ ध्यान आपको रखना है कि किस तरह से इस परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए जाए। तो सबसे पहले बात है, महत्वपूर्ण सबसे नंबर एक बात क्या है कि ये प्रश्न पत्र काफी लंबा होता है, इसलिए आप किसी एक प्रश्न पर अधिक समय व्यतीत ना करें, क्योंकि ये प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में विभाजित होता है, ए, बी, सी और डी। तो पहले आप देख लीजिए कि कौन से सेक्शन के प्रश्न आप सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात बन जाती है। अगर पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप ढंग से करके आएंगे तो परीक्षक जो आपकी कॉपी जांच रहा है उसके दिमाग में आपकी छवि अच्छी बन जाती है और वो अच्छे अंक आपको प्रदान करने लग जाता है। तो पहले प्रयास कीजिए कि अच्छा जो सेक्शन आप पे आता है उसका प्रश्न को उठाइए और उनको क्रमबद्ध रूप से कीजिए। ऐसा ना करें आप कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए सेक्शन ए कर रहे हैं और पहले प्रश्न में 9 प्रश्न आते हैं, दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न आते हैं, कि पहला प्रश्न आप करने लग जाए और 4 प्रश्न उसके कर दिए, फिर सेक्शन सी के 2 प्रश्न कर दिए, फिर सेक्शन ए को आपने लास्ट में जाके कर दिया। ऐसे नहीं, सेक्शन ए के सारे प्रश्नों को एक साथ करने का प्रयास करें, सेक्शन बी के सारे प्रश्नों को एक साथ प्रयास करें। इससे क्या है, एक अच्छा इंप्रेशन परीक्षक के दिमाग में आपके प्रति पड़ता है। और दूसरा बात, किसी प्रश्न को खाली ना छोड़ें भाई, आपको 0 तो मिलना ही है, तो फिर 0 से तो डरना क्या। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, नोटिस आ गया मान लीजिए, तो नोटिस में भाई आपको 4 अंक का तो है और आप पे मान लो वो नहीं आता है, पर अंकों का विभाजन होता है। कैसे होता है कि आपने बॉक्स बना दिया, ऊपर स्कूल का नाम लिख दिया, सब्जेक्ट आप देखकर उस प्रश्न पत्र में से लिख ही सकते हैं, दिनांक लिख सकते हैं, तो आपका 1.5 नंबर तो यही पक्का हो गया भाई। बाकी का जो मैटर है वो बाकी का 2.5 अंक का है। तो इसी तरह आप रिपोर्ट में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्नों को नहीं उतारें, केवल उसका क्रमांक लिखें और उत्तर लिखें। जैसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है इसमें कुछ, तो केवल उस रिक्त स्थान को लिखें, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न है उनका केवल क्रमांक लिखें, ए, बी, सी। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि एक पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रश्न पत्र बहुत लेंथी रहता है और अगर पूरे को आप लिखने लग जाएंगे, प्रश्नों को साथ साथ आप उतारेंगे, तो पूरा प्रश्न पत्र आप हल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, आपके अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो मैं शुरुआत करता हूं मॉडल प्रश्न पत्र की भाई। तो आप देखिए इस तरह का पेपर आपको आता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर देख रही मॉडल प्रश्न पत्र है। ये वो प्रश्न पत्र नहीं है जो लोग बात करते हैं कि यही प्रश्न आएगा भाई, ये संभावित है, इसमें से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर हाँ मैंने प्रश्नों को इस ढंग से उत्तर लिखकर आपको बताया है कि आपके अधिकतम अंक आएंगे। ध्यान रखना, वे बच्चे जो 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रश्न पत्र में, आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि मैंने आपको उस ढंग से उत्तर लिखे हैं। उन बच्चों के लिए नहीं लिखे, उस ढंग से नहीं लिखे कि कार्रवाई जो पासबुकों में लिखे थे वो नहीं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है मैंने प्रश्नों का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं सेक्शन ए में आपका आता है पहले पैसेज। ठीक है, इसमें 9 प्रश्न रहते हैं, ऐसा पैसेज आएगा, इसकी इस तरह से 9। दूसरे में आते हैं 6। तो पैसेज वाला जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है उसको मैं बाद में अंत में लाऊंगा, क्योंकि पैसेज अच्छे बच्चों के लिए सरल लगते हैं और आप ये भी सोचने लग जाएंगे सर क्यों टाइम खराब कर रहे हो। तो जिसको देखना है पैसेज को हल कैसे करें वो वीडियो के अंत में देखें भाई। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं हमारे सेक्शन बी के साथ। और सेक्शन बी में जो पहला प्रश्न होता है वो या तो नोटिस होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न मैंने क्या रखा है इसमें, यू आर रोहित या राधिका। ठीक है, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा। समझ में आ रहा होगा। राइट ए नोटिस सुटेबल फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द डिटेल्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। ठीक है,
कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं और टैगर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा के, और आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस लिखना है जिसमें से बच्चों से डिटेल मांगी गई हो कि आप कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेना चाहेंगे। तो इस तरह के आपने बहुत किए, पर मैंने एक बहुत अच्छे ढंग से स्टैंडर्ड रूप में लिखा है। ठीक है, अथवा में क्या रखा है मैंने, ध्यान से सोचिए। यू आर मोहित और रंजीत नगर भरतपुर में निवास कर रहे हो। यू वांट ए मैथ टीचर फॉर योर सन हु इज क्लास 10th स्टूडेंट। ठीक है, आप अपने बच्चे जो कक्षा 10 में पढ़ रहा है उसके लिए कोई गणित पढ़ाने वाला टीचर हायर करना चाह रहे हो। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट। आपको 50 शब्दों के भीतर, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञापन जब अखबारों में आप प्रकाशित करवाते हैं तो हर शब्द का एक अलग मूल्य होता है, तो शॉर्ट में 50 शब्दों की शब्द सीमा दी गई है, उसके भीतर आपको एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो चलिए, पहले मैंने लिख कर रखे हैं उत्तर। देखिए, अगर मैं लिख कर समझाता तो यही वीडियो कम से कम 5-6 घंटे का हो जाता, और इतना समय अब आपके पास नहीं है क्योंकि कल तो आपको पेपर ही होना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर ऊपर जो स्कूल का नाम पेपर में दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया है तो अपनी तरफ से कोई भी नाम, अपने स्कूल का ही नाम लिख देना। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, जैसे टैगोर का मैंने टी कैपिटल किया है, पब्लिक का पी कैपिटल किया है, सीनियर का है ना एस कैपिटल, तो पहले पहले प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को आप कैपिटल कर देना, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, वो लिख दिया। उसके पश्चात आपको नोटिस में नोटिस लिखना है, फिर यहां तारीख लिख देनी है, जैसे 8 मार्च 2025। ठीक है, तो इतना, और एक ये बॉक्स बनाना है, ऊपर जो ये बॉक्स बन रहा है इस तरह से आयताकार एक बॉक्स बना देना है। भाई इतना करने में जाता क्या है, आपका डेट नंबर पक्का हो गया। ठीक है, उसके उपरांत क्या करते हैं, जो है उसके ऊपर, ठीक है, एक अच्छा सा हेडिंग लिखिए। ठीक है, जिसके ऊपर आप नोटिस बना रहे हैं उसका हेडिंग आपको लिखना है। तो देखिए, हेडिंग मैंने लिख दिया है, कल्चरल प्रोग्राम पार्टिसिपेशन। कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कौन कौन भाग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कल्चरल का सी कैपिटल रखा है, प्रोग्राम का पी, और ये पार्टिसिपेशन का पी भी मैंने कैपिटल रखा है। ये हेडिंग वाली बात है, वो स्कूल वाले नाम की, बाकी के सब आपको जो नॉर्मल लिखते हैं उस तरह से लिखना है भाई। तो देखिए, जानते हैं आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school is organizing a grand cultural program on March 15 at 9 PM in school auditorium। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय 15 मार्च को रात्रि 9 बजे स्कूल के ऑडिटोरियम में एक विशाल कल्चरल प्रोग्राम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये तो आप लिख देंगे, बहुत आसान है भाई। आगे देखना भाई, दिस प्रोग्राम विल शोकेस द डाइवर्स टैलेंट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज। भाई हमारे विद्यालय के अनेक छात्र ऐसे हैं जो प्रतिभाएं रखते हैं अनेकों गतिविधियों में, तो उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए विभिन्न गतिविधियों का हमारा विद्यालय आयोजन कर रहा है। अब उन गतिविधियों के कुछ नाम लिखिए भाई। ठीक है, तो देखिए, वी इनवाइट इंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग इवेंट्स। उत्साही जो है, जो भाग लेना चाह रहे हैं इन गतिविधियों में, हम आपका को आमंत्रित करते हैं कि आप भाग लें। देखिए, डांस है, डांस में मैंने 3 भाग लिख दिए हैं इसके, क्लासिकल, फोक और वेस्टर्न, अलग अलग किस्में। कोई ना क्लासिकल ना लोक नृत्य में, या वेस्टर्न जो पाश्चात्य डांस है उनमें कौन कौन सी कैटेगरी में आप भाग लेंगे। म्यूजिक, उसमें आप वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इसी तरह रिसाइटेशन, गाने वाली चीज है, आप कविता गाएंगे या कोई भाषण देंगे। ड्रामा, नाटक भी कर सकते हैं। तो ये गतिविधियां आपको मन चाहे वो लिख देना भाई आप। इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर भी आप नोटिस लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी है भाई, इन केवल आप कल्चरल की जगह स्पोर्ट एक्टिविटी कर देना, और उसमें भाई डिस्कस थ्रो, 100 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, भाला थ्रो, जो भी कुछ है उनको लिख देना। तो लिख गया ना एक तरह से। वैसे मैंने ये ज्यादा लिखा है, 80 शब्द के भीतर आपको लिखना है, 80 से 100 शब्द लिखना है आपको। मैंने ज्यादा लिख दिया क्योंकि आप इसमें से कुछ भूलोगे भी तो सही भाई। ठीक है, इंटरेस्टेड
आगे ये सब में आएगा, ये सब में आएगा भाई। इंटरेस्टेड, ये जो लाइन है सब में आती है, आप किसी पे भी नोटिस लिखना सब में आएगी, यहां तक सब में आती है। ये जो आता है इज ऑर्गेनाइजिंग ज्यादातर आ जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहां तक आ जाएगा ये लगभग ही। ठीक है, बस डेट और समय को देख लेना और कब आए, समझ करना रक्तदान को आप रात्रि 9 बजे आयोजित करें। ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई। तो देखिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर नेम्स विद देयर स्पेसिफिक इवेंट दे विश टू पार्टिसिपेट इन लेटेस्ट बाय मार्च। कि जो इच्छुक छात्र हैं वो 12 मार्च तक अपने नाम दे दें भाई अधो हस्ताक्षरकर्ता को। ठीक है, और अपना नाम रजिस्टर करा रहे। ये लाइनें रट लेना, ये सारे नोटिस में आएगी भाई, या आपने जो अब तक रट रखा है, याद रख रखा है, उसको लिख देना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको लिख के आना, आपको जो याद है, और अगर याद कर सकते तो अच्छा लग दिया है मैंने। फिर फॉर फर्दर डिटेल्स, ये भी ब्लड डोनेशन कैंप हो, आई डोनेशन कैंप हो, और भी कुछ हो, एससीपीडब्ल्यू कैंप, सब में आएगा ये लाइन, और ये जो लाइन है और ये लाइन सब में आएगी भाई। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द कल्चरल कमिटी। ठीक है, वहां ब्लड डोनेशन कमेटी हो सकती है, वहां एससीपीडब्ल्यू कमेटी हो सकती है। ठीक है, मेंबर्स और क्लास टीचर्स। ठीक है, ये सब में लाइन लिख जाएगी विषय के हिसाब से। लास्ट में जो भी दिया गया है, नाम क्या दिया गया था, रोहित नाम दिया गया था, पद क्या था, नाम लिखना है जिस हैसियत से वो लिखा जा रहा है। फिर पद क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिखना, कल्चरल सेक्रेटरी है तो सांस्कृतिक सचिव है तो उसको लिखना। फिर स्कूल का नाम भी लिख देना जो ऊपर लिखा है, जैसे आया था टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो भी मैंने यहां लिख दिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, यहां से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां से लेकर एक बार और पढ़ लेना, नहीं तो फिर दोबारा से प्ले करके देखना। फिर अब देखिए, अखबार में क्या था, मैथ ट्यूटर का विज्ञापन लिखना था। तो देखिए, अखबार में सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है कि भाई विज्ञापन किसका है, शॉर्ट लिखना है, मैथ्स ट्यूटर वांटेड। आप केवल मैथ भी लिख सकते हैं, वैसे ग्रामेटिकली गलत है, पर ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट में ग्रामर को नहीं देखा जाता है, आप शॉर्ट में लिख देना, उसमें आपकी ग्रामर संबंधी त्रुटियों को नहीं देखते हैं, इजारे में गलती छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सरल रहता है, अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप लिख देना, क्योंकि आपकी त्रुटियों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखते इसमें भाई। तो देखिए कैसे लिखा है मैंने, एक्सपीरियंस्ड मैथ ट्यूटर नीडेड फॉर ए मोटिवेटेड क्लास 10 स्टूडेंट। अनुभवी एक टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, कक्षा 10 में एक मोटिवेटेड छात्र को पढ़ाने के लिए। अब देखिए, मैंने यानी ना ही मस्ट बी ऐसे नहीं लिखा है ना, डायरेक्ट शुरू कर दिया है, मस्ट बी पेशेंट, वो धैर्यशाली होना चाहिए, ऐसा नहीं बच्चे पर तुरंत नाराज हो जाए, है ना, पेशेंट नहीं है, पेशेंस वाला है। ठीक है, एंथुसियास्टिक, उत्साही होना चाहिए जिसे पढ़ाने की ललक हो, एंड एबल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट क्लियरली एंड कंसाइसली, और ऐसा भी होना चाहिए जो मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है उनको संक्षिप्त में और ढंग से समझा सके। ठीक है, एक्सपीरियंस विद आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई लिख देना, आरबीएसई कुछ भी लिख देना। अनुभव क्या होना चाहिए, आरबीएसई के पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आरबीएसई करिकुलम इज प्रेफर्ड, मतलब उसको वरीयता दी जाएगी, उसको पहले चुनेंगे भाई। प्लीज कॉन्टेक्ट, यहाँ कुछ भी नंबर लिख देना, मैंने वैसे ही लिख दिया रैंडम नंबर। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, रैंडम नंबर है। ठीक है, तो है ना शानदार, 50 शब्द की शब्द सीमा से कम में ही लिख दिया है मैंने, नॉट मोर देन 50 वर्सेस, का मतलब 50 से कम लिख सकते हो, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। आ गया ना समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर भाई। 14 प्रश्न जो आता है वो पत्र लेखन से संबंधित आता है भाई। ठीक है, या पैराग्राफ राइटिंग, इनमें से कोई एक आएगा। तो देखिए, चलो मान लेते हैं, यू आर, नहीं पत्र लेखन नहीं होता, 14 प्रश्न होता है वो रिपोर्ट राइटिंग होता है या पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित होता है, अथवा में आएगा कोई एक। ठीक है, अथवा लगा होगा, और 5 नंबर का आएगा, यू आर स्पेशल करस्पॉन्डेंट ऑफ राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के विशेष संवाददाता हो। यू विटनेस्ड ए ट्रेन एक्सीडेंट एट गांधीनगर रेलवे स्टेशन वेयर डिरेलमेंट ऑफ द ट्रेन टुक प्लेस। आपके सामने
एक दुर्घटना हुई छोटी सी जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर कि गाड़ी पटरी से उतर गई। डीरेलमेंट बनकर किसी गाड़ी का पटरी से उतरना। राइट ए रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स। यू आर रोहन और राधिका। आप जो रिपोर्टर हैं, विशेष संवाददाता है, आपका नाम भी या तो रोहन लिखना है या राधिका लिखना है, ठीक है। फिर अथवा में चाहे तो इसको कर सकते हैं कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक। और टॉपिक क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन इज द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम। कंप्यूटर शिक्षा वर्तमान समय की मांग है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेल दुर्घटना हुई है, अमूमन देखिए जो रिपोर्ट लिखने के लिए आती है वो दुर्घटना पर ही आ रही है पिछले 3-4 साल से। या तो बैंक रॉबरी पर आएगी जो 2-3 साल लगातार आ चुकी है, अब के शायद नहीं आए, ठीक है। मेरा मन ऐसा कह रहा है वैसे याद कर लेना, आ सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए पहले आप क्या लिखेंगे, एक अच्छा सा शीर्षक लिखेंगे भाई। तो मैंने लिख दिया है ट्रेजेडी स्ट्राइक्स गांधीनगर। दुर्घटना स्ट्राइक की कहां? गांधीनगर पर। रेल मिसहैप लीव्स सेवरल इंजर्ड। दुर्घटना हुई जिसमें सैकड़ों घायल हुए। ये खबर है भाई। आप देखते ना अखबार में खबर आती है, उसका एक मोटा मोटा सा शीर्षक होता है। मैंने लिख दिया कैसे? ट्रेजेडी स्ट्राइक्स गांधीनगर, ठीक है। कोई रेल दुर्घटना हो, ट्रेन ना, इसके अलावा बस एक्सीडेंट हो या कोई और एक्सीडेंट हो, ऐसे लिख सकते हैं पूरा। रेल की जगह बस एक्सीडेंट लिख देना। देखिए फिर उसके बाद जहां से रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है उस जगह का नाम लिखते हैं और उसके तुरंत बाद कॉमा लगा के तारीख लिखते हैं, ठीक है भाई। जयपुर मार्च 10, ए डिस्ट्रेसिंग इंसिडेंट एंड अनफोल्डेड एट गांधीनगर रेलवे स्टेशन टुडे, लीविंग सेवरल पैसेंजर इंजर्ड आफ्टर ए रेल डिरेलमेंट, ठीक है। आसान सी अंग्रेजी समझ में आ गया होगा कि एक बहुत दुखद घटना हुई, डिरेलमेंट का घटना हुई गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर, जिससे सैकड़ों यात्री घायल हो गए। अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, इनिशियल माने प्रारंभिक, 8 कोचेज ऑफ द ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस डिरेल्ड। भाई ट्रेन का नाम भी लिखना है आपको कि जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो भी आपके दिमाग में है कि 8 डिब्बे कोच। ये कोचेज का मतलब क्या है? डिब्बे भाई। ट्रेन के डिब्बों को क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। वो पटरी से उतर गए। व्हेन द ट्रेन वाज एंटरिंग एट गांधीनगर स्टेशन, जब गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर रही थी उस समय वो पटरी से उतर गए। ये प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, आप एक संवाददाता के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं। पैसेंजर्स वर स्कैर्ड, भयभीत हो गए भाई। सम पीपल गॉट हर्ट, इसमें भयभीत होने के बाद कुछ लोग को चोट पहुंची। फ्रॉम द सडन शेकिंग, क्योंकि ट्रेन जैसी पटरी से उतरी अचानक हिली। शेकिंग, सडन माने अचानक, शेकिंग माने हिलना। डॉक्टर्स केम क्विकली, भाई क्योंकि राजस्थान की राजधानी, तुरंत डॉक्टर वहां पहुंच गए। एंड हेल्प विद दोज हु वर इंजर्ड, और उनकी मदद की जो घायल हुए थे। सम पीपल वर टेकन टू द हॉस्पिटल, कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे। आगे देखिए ये चीज अलग थी। यहां ऊपर देखिए, यहां पैरा मैंने अलग रखा क्योंकि हमने प्रारंभ में मुख्य घटना को बताया। उसके पश्चात दूसरी मुख्य चीज क्या हुई कि लोग कैसे भयभीत हुए, लोगों को कितने इंजर्ड हुए, कहां कहां उनको पहुंचाया गया, ठीक है। फिर अब संवाददाता की जिम्मेदारी है कि आगे रेलवे प्रशासन क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी खबर भी तो देनी है। तो रेलवे ऑफिशियल्स आर चेकिंग व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है। रेलवे के जो ऑफिसर हैं वो चेक कर रहे हैं कि ये क्यों घटित हुआ। दे वांट टू मेक श्योर इट डज नॉट हैपन अगेन, और वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि ये दोबारा से घटित ना हो। ट्रेन्स ऑन दैट ट्रैक आर रनिंग लेट, और उस ट्रैक पर जिस पर डिरेलमेंट हुआ था ट्रेन लेट हो गई क्योंकि आवागमन अवरुद्ध हो जाता है भाई, ठीक है। और फिर लास्ट में पत्रकार साहब का नाम जो रोहन या राधिका था, आप कोई सा नाम लिख देना। और फिर विशेष संवाददाता हैं आप राजस्थान पत्रकार जयपुर के नाम लिख। इस नाम को ऊपर भी लिखा जा सकता है भाई, ठीक है।
रिपोर्ट के प्रारंभ में भी लिखते हैं कुछ लोग, आप अंत में भी लिख सकते हैं, कोई भ्रम नहीं पालें, ठीक है। आपका मन चाहे जहां लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे, 5 नंबर, ठीक है। पहले 7 की आती थी, अब 5 की आने लग गई है ना। अब दूसरा था कि कंप्यूटर एजुकेशन इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इस पर आपको एक 100 से 125 शब्द का एक निबंध लिखना था, पैराग्राफ लिखना था, तो मैंने लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लेना। चलिए इसका अर्थ मैं फटाफट बता देता हूं। तो इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, तेजी से घूम रहे संसार में, कंप्यूटर इवॉल्विंग माने ना, रिवॉल्विंग माने घूमना, इवॉल्विंग ना, संसार जो इवॉल्व है उसमें समाया हुआ है। रैपिड माने तीव्र, शीघ्रता। कंप्यूटर एजुकेशन इज नो लॉन्गर ए लग्जरी। पहले आराम की चीज के कंप्यूटर चलो सीख लेते, ऐसे नहीं, आज तो मस्ट है, बिना कंप्यूटर एजुकेशन के हमारा क्या अस्तित्व है। बट ए फंडामेंटल नेसेसिटी, ये तो एक आम आवश्यकता बन गई है, फंडामेंटल प्रमुख आवश्यकता बन गई है। फ्रॉम बेसिक टास्क, क्योंकि जो सामान्य से काम है, टास्क माने कार्य, कठिन कार्य, जैसे ईमेल, आपको हर सूचनाएं, अब कोई पत्र से नहीं भेजता, ईमेल से सूचनाएं भेजी जा रही हैं। कम्युनिकेशन, जितने भी संचार के जो कार्य हैं वो सब इससे हो रहे हैं। एंड ऑनलाइन रिसर्च, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, सब काम कंप्यूटर से हो रहा है भाई। टू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, दूर बैठा अमेरिका का डॉक्टर यहां ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन रिसर्च टू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन डाटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी इज एसेंशियल। इन सब कार्यों के लिए जो मैंने लिखे, इन सब में डिजिटल लिटरेसी मतलब डिजिटल जो साक्षरता है वो जरूरी है भाई, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी है। कंप्यूटर स्किल्स इन पावर, आपको समृद्धशाली बनाएगा ना, कंप्यूटर पर स्किल है, आपकी क्षमता है, दक्षता है। तो इंडिविजुअल्स टू नेविगेट द मॉडर्न वर्ल्ड, आप आधुनिक संसार के साथ नेविगेट कर सकें, चल सकें, इसके लिए आपको सुदृढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा। एक्सेस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आप जो जानकारियां एक्सेस कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन ग्लोबल इकोनॉमी, और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें अपनी सहभागिता दिखा पाएंगे। इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर एजुकेशन इनटू करिकुलम इंश्योर दैट द स्टूडेंट आर equipped with the tools and knowledge needed to thrive in a technology driven society, making it an indispensable part of present day education। यदि आप कंप्यूटर एजुकेशन को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो एक ऐसी भविष्य की पीढ़ी आप बना पाएंगे जो इस देश को आगे ले जाएगी। भाई ढंग से पढ़ लेना, ज्यादा एक एक अक्षर का मैं अर्थ बताऊंगा तो यार ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सॉरी। वैसे अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है और वीडियो देखते देखते और आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई मैं आपको नंबर भी बता देता हूं, 9829868604। इस पर आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। जो भी आपकी समस्याएं, आपको कोई प्रश्न किसी भी किताब से, दोनों जो किताब उससे समझ में नहीं आया है, व्याकरण में कोई परेशानी है, मैं प्रयास करूंगा पूरा, ठीक है। आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप कर सकते हो, ठीक है। आगे इसकी जो कंक्लूजन लिख दिया है, इन एसेंस, एसेंस बोलते हैं किसी का सत्व निकालना, मतलब इतनी जो बातें मैंने बोली उनका सत्व क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है। कंप्यूटर एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग टू यूज टेक्नोलॉजी, केवल कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करें, यही कोई कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है भाई। इट इज अबाउट इक्विपिंग फ्यूचर जनरेशन विद द स्किल्स टू इनोवेट, कि वो तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को कंप्यूटर एजुकेशन देकर ऐसा समृद्ध बनाएंगे, इक्विप करेंगे, उनको साधनों से युक्त बनाएंगे। इक्विप माने साधनों से युक्त करना, भविष्य की पीढ़ियों को, फ्यूचर जनरेशन को विद द स्किल, कि उनमें ऐसी क्षमताएं प्राप्त हो जाएं कि वो इनोवेट, नए नए आविष्कार कर सके, नई नई जानकारियां उपलब्ध करा सके। क्रिएट एंड सक्सीड इन इंक्रीजिंगली डिजिटल एज, जो आज का डिजिटल एज चल रही है उसमें अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। तो अब 5वां प्रश्न आता है भाई, 5 नंबर का ये, ठीक है। चौथा 4
5 नंबर का, पांचवा 5 नंबर का, तीसरा 4 नंबर का था नोटिस वाला। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड सजेस्ट व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू अबाउट इट। आपको दैनिक भास्कर के संपादक को एक पत्र लिखना है कि भाई भारत देश में जो बच्चों से काम लिया जाता है, चाइल्ड लेबर है, वो बढ़ रही है, उसको कैसे उन्मूलन उसका किया जाता है। ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी आ सकता है, ठीक है। इस पर पैराग्राफ राइटिंग हो तो मैं इस तरह से लिखा है कि वो दोनों के काम चलाएगा, तो आप इसको जरूर याद कर लेना भाई। दोनों रूप में आ सकता है। अथवा में क्या है, यू आर मोहन या मोक्षिता, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए मैथ टीचर इन भगत सिंह पब्लिक स्कूल अजमेर। यहां एक मैथ टीचर की खाली जगह है और ऐसा विज्ञापन आपने देखा है भाई। राइट ए लेटर इन रेस्पॉन्स, आपको इसके प्रत्युत्तर में एक पत्र लिखना है। फॉर द एडवर्टाइजमेंट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, उस विज्ञापन निकला था उसके प्रत्युत्तर में लिखना है और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इनक्लोज योर डिटेल्ड सीवी ऑल्सो, साथ में आपका जो बायोडाटा है वो भी भेजना है कि आप का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सब कुछ। तो ये तो देखिए पिछली 2 साल से कभी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए आता है मैथ के लिए, कभी पिछली साल एलडीसी के लिए आया था, तो ये लगातार आ रहा है। इसको भाई याद कर लेना और मुझे पूरा विश्वास है ये तो आपने याद किया होगा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले को मैं बता देता हूं, चाइल्ड लेबर वाला। शायद आपने ये भी याद किया होगा, लेकिन मैंने जैसे स्तर का लिखा है नहीं याद किया होगा, वादा है मेरा, पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई एडिटर को पत्र लिखना है। पत्र के लिए वही विधि है कि सबसे पहले जहां से पत्र लिखा जा रहा है ऊपर लिखिए भाई। जैसे अब मैं शास्त्री नगर जयपुर से लिख रहा हूं, मैं वैसे शास्त्री नगर जयपुर में नहीं रहता, मैं यार डीग में रहता हूं, ठीक है, पर वो कुछ भी लिख दीजिए। कब लिख रहे हो उसके बाद तारीख लिखना है। फिर जिसको लिखा जा रहा है उसको संबोधित करते हुए लिखिए द एडिटर, संपादक महोदय। ये हिंदी में भी काम आ जाएगा, दैनिक भास्कर जयपुर लिख दिया मैंने। फिर सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, अर्जेंट एक्शन नीडेड, तुरंत एक्शन चाहिए भाई, क्रिया चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए। टू इरेडिकेट, उन्मूलन, हटाना, बिल्कुल मिटा देना। इरेडिकेट माने उन्मूलन, मिटा देना। किसको मिटा रहे हो आप, चाइल्ड लेबर इंडिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लिखा है मैंने ये शीर्षक इसका, अर्जेंट एक्शन नीडेड टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर इन इंडिया। सर लिखते हैं। फिर कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न रिगार्डिंग द परसिस्टेंट इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। मैं बड़े खेद के साथ में अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा हूं। देखिए, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, अपने आप की अभिव्यक्ति दे रहा हूं, टू डीप कंसर्न, गहन मंथन के बाद, रिगार्डिंग द परसिस्टेंट इश्यू, लगातार, परसिस्टेंट माने जो लगातार चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, परसिस्टेंट बहुत समय से चली आ रही है, इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर इंडिया, ठीक है। बाल श्रम की जो प्रथा चली आ रही है उसके बारे में बड़े खेद के साथ मुझे लिखना पड़ रहा है। क्या, द साइट माने दृश्य। जब हम दृश्य देखते हैं किसका, ऑफ यंग चिल्ड्रेन, युवा बच्चों का, वर्किंग, छोटे छोटे बच्चों का जो वर्क कर रहे हैं कहां, इन द टी स्टॉल, चाय की दुकानों पर। स्टॉल माने दुकान, छोटी छोटी दुकान होती हैं। रैग पिकिंग, कहीं कहीं तो कूड़ा बीनते हुए जब बच्चों को चाय की दुकानों पर बर्तन मांजते हुए देखे। रैग पिकिंग, कूड़ा करकट बीनना, रैग पिकिंग। रैग माने कूड़ा करकट, पिकिंग माने उठाना, बोतल है इस चीजों को। और बैगिंग, या कहीं कहीं भीख मांगते जब बच्चों को देखते हैं, ऐसा जब दृश्य देखते हैं ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, ही स्टार, दिस इज स्टार्क रिमाइंड, दिस है, ही नहीं है भाई, दिस इज स्टार्क रिमाइंडर ऑफ आवर कलेक्टिव फेलियर टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो भाई इससे ये प्रकट हो जाता है कि बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं उसको हम सही तरह से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कलेक्टिव फेलियर, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, हम सामूहिक रूप से फेल हैं, ना केवल सरकार बल्कि समाज, सारे फेल है, कलेक्टिव फेलियर है।
सामूहिक रूप से फेल है कि हम अपनी भविष्य की निधि को, जो बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। चिल्ड्रेन कैन बी सीन वर्किंग इन एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस इन इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग एंड ब्रिक क्लिंस। जहां इनका एक्सप्लॉयटेशन, जहां इनका शोषण किया जाता है बच्चों का, वहां भी बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। कहां? ईंट जैसे खदानों में, माइनिंग कहते हैं, खदानों में, ब्रिक्स ईंट उद्योग में, क्लिंस भट्टियां, है ना, इनमें जब बच्चों को देखते हैं भाई उनका शोषण होता है, बड़ा दुख होता है। भाई बहुत शानदार लिखा है, मैं भी अपने लिखने से खुश हूं, याद कर लेना यार। आत्ममुग्धता की प्रशंसा मैं कर रहा हूं। चलिए एक प्रशंसा आप भी कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मित्र को भी भेज दीजिए, हो सकता है वो भी पढ़ ले इसको, ठीक है। और कोई अगर कमेंट आपको अच्छा या बुरा लगे तो कर देना, कोई फर्क नहीं है ना, आपको यार कर देना जो भी अच्छा लगता है। मुझे पता लग जाता है कि यार चलो किसी ने कुछ अच्छा या बुरा समझ के कमेंट तो किया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो दुख की बात हो गई, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो भी लिख दिया है, क्योंकि देखिए विषय में क्या था, पढ़िए, चाइल्ड लेबर के बारे में लिखना है एंड सजेस्ट, और अपने आपको सजेस्ट करना है। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपने पत्र के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू अबाउट इट, इसके बारे में। तो अब मैं बता रहा हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है। गवर्नमेंट नीड्स टू डू मोर, जो गवर्नमेंट कर रही है इससे ज्यादा करने की जरूरत है। फर्स्ट, पहला काम, दे मस्ट मेक श्योर लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आर फॉलोड। उनको पहले तो यही बात श्योर कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, उनका पूरी तरह से पालन हो। सेकंड, दूसरा काम, दे शुड हेल्प द पुअर फैमिलीज सो दे डोंट हैव टू सेंड देयर किड्स टू वर्क। भाई गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को काम करने के लिए ना भेजें। बहुत सरल भाषा में लिखा है। थर्ड, दे मस्ट मेक श्योर ऑल किड्स कैन गो टू गुड स्कूल। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अध्ययन करने के लिए अच्छे स्कूलों में जाएं। फिर आगे लिखा है मैंने अभी, वी नीड टू रेस्क्यू वर्किंग चिल्ड्रेन। इसके अलावा जो कार्य कर रहे हैं उन बच्चों को रेस्क्यू करना चाहिए, उनको छुड़ाना चाहिए चंगुल से। एंड गिव देम ए चांस टू लर्न, और एक अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो भी सीख सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। वी शुड ऑल्सो टेल एवरीवन हाउ बैड चाइल्ड लेबर इज। और इसके अलावा अनेकों कार्यक्रम ऐसे चलाए जाने चाहिए जिससे लोगों को बताया जा सके कि बाल श्रम कितनी बुरी बात है। आवर कंट्रीज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर किड्स। हमारे देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर है। लेट्स वर्क टुगेदर टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। इसलिए हम सभी को कार्य एक साथ करना चाहिए बाल श्रम को रोकने के लिए। योर फेथफुल्ली सोनलाल, नाम रख देना लगा, ठीक है, जहां से आप लिख रहे हैं, ठीक है, और उस ये लिख देना योर फेथफुल्ली या योर सिंसियरली आप लिख सकते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए मैं अथवा वाले को नहीं करा रहा हूं यार, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा आपके नंबर पर, बहुत शानदार सा लेटर लिख के, ठीक है, कि पोस्ट, देखिए एक जैसा लिखता है, पोस्ट ऑफ ए क्लर्क के लिए लिखिए, पोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर के लिए, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर के लिए, आ जाता है यार, पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट के लिए, बस पोस्ट ही तो बदलनी है, ठीक है, वो लिख देना है कि आपके, तो मैं लिख के बता दूंगा, वैसे आपको याद है, ठीक है। अब सेक्शन सी पर पहुंचते हैं भाई। सेक्शन सी जो ग्रामर से संबंधित है, तो देखिए, join the following sentences using the word given in the bracket। जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं उनके आधार पर दो वाक्य जो दिए गए उनको आपको जोड़कर लिखना है भाई। तो देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। माई टीचर टोल्ड मी, ऐसा मेरा अध्यापक कहते थे, ठीक है, ऐसा मेरे अध्यापक ने कहा था। दैट से जोड़ना है तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा यार, आसान है। तो कैसे, माई टीचर, ऐसे ही लिखेंगे ना, माई टीचर, ये टीचर है भाई, टोल्ड मी, फिर दैट लिखिए, क्या कहा था, ठीक है, और इनका टेंस नहीं बदलता है, चाहे यहां टोल्ड है। दी, अब दी
ये टी जो है छोटी बनानी है भाई। दी सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, लिख दिया है यार, आसान है। ठीक है, दैट को पहले इसको लिखा, फिर दैट यहां लगाया, फिर इसको लिख दिया। ठीक है, अब चलिए, द ऑफिसर वांट्स टू गिव ए पार्टी, हिज सन इज ए डॉक्टर हुज जो संबंधवाचक है। तो देखिए, जिसका जिसकी, ऐसे है ना। देखिए अब कैसे बनाएंगे कि ऑफिसर पार्टी देना चाहता है और उसका लड़का डॉक्टर है। तो कैसे बनाएंगे, ऑफिसर जिसका लड़का डॉक्टर है पार्टी देना चाहता है, ऐसे ही बनाएंगे ना, समझ में आई। ऑफिसर जिसका लड़का एक डॉक्टर है पार्टी देना चाहता है, तो कैसे बनाएंगे, द ऑफिसर हुज, देखिए यहां से लीजिए हुज, अब हिज हट जाएगा भाई, हुज सन, पूरा लिखिए इसको, हुज सन इज ए डॉक्टर, फिर इसको लिख दीजिए, वांट्स टू गिव ए पार्टी। द ऑफिसर है भाई, ठीक है, द ऑफिसर हुज सन इज ए डॉक्टर वांट्स टू गिव ए पार्टी। बन गया ना भाई। अगले पर चलिए, क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी करना है। कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस, कंबाइन मतलब जोड़ना है भाई, कंबाइन मतलब जोड़ना, इनटू वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में बनाना है भाई, एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देशित किया गया है। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। ही इज वेरी पुअर। तो आपने देखिए टू, मैंने नहीं, आपको नहीं बताया, क्लास में पढ़ाया था, सॉरी। जब टू ठीक है का प्रयोग आपको पढ़ाया होगा तो आप ध्यान रखना, ये जो टू होता है ये नेगेटिव सेंस लाता है। कैसे, वो इतना गरीब है कि स्कूटर नहीं खरीद सकता। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ही इज, वेरी की जगह टू लिखिए, ही इज टू पुअर टू। ठीक है, अब नेगेटिव तो आ ही गया टू के कारण, तो कैन नॉट नहीं लगाएंगे, टू का मतलब नेगेटिव, तो टू बाई ए स्कूटर। ठीक है, अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लेता हूं इसमें, चलिए समझाने के लिए और लिख देता हूं। जैसे एक सेंटेंस, चलिए कलर चेंज करके बता देता हूं, क्योंकि इसमें नहीं रहेगा तो कैसे, चलिए काला लिख देता हूं। हाँ, एक सेंटेंस और आ जाता, दो आ जाते, बिल्कुल सिमिटर जैसे ही है। आई कैन नॉट bath in the water, the water is very hot। ठीक है, और ये याद आएगा यूज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू, इस टू का प्रयोग करना है। तो कैसे, इसको कैसे लिखेंगे भाई, कि तो कैसे लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं वापस ना, ही इज वेरी हटाओ और टू लगाओ, तो कैसे लिखेंगे, दी आंसर क्या होगा, दी वाटर इज टू हॉट। अब देखिए यहां करता, देखिए यहां तो दोनों करता ही थे, लेकिन यहां करता अलग है, यहां करता दी वाटर है पहले, यहां आई है। तो अगर ऐसे करता भिन्न हो, आई के लिए फॉर मी लिखिए, ही के लिए फॉर हिम लिखिए, वी है तो फॉर अस लिखिए, दे है तो फॉर देम लिखिए। तो किसके लिए पानी गर्म है, मेरे लिए, तो वाटर इज टू हॉट फॉर मी। अब टू लगाइए, फॉर मी टू, हाँ, बाथ इन इट, टू बाथ इन इट, दोबारा वाटर नहीं लिखेंगे आप। ठीक है भाई, चलिए और कोई समस्या हो तो पूछ लेना, मैंने पहले ही बता दिया है। सोनू बॉट ए बुक, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मेक ए कंप्लेक्स सेंटेंस। आपको एक कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए, सोनू बॉट ए बुक,
इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कैसे लिखेंगे? सोनू ने जो किताब खरीदी वो बहुत दिलचस्प थी, ऐसे बना देंगे। तो कैसे लिखेंगे? सोनू, बहुत आसान है भाई, सोनू बॉट ए बुक विच वाज, ठीक है, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, बस सोनू बॉट ए बुक यहां तक लिख दिया और विच, ये इट की जगह विच वाज, विच लगा दिया बस। ये अभ्यास तो आपने किया होगा। 8वां प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। आपको उचित फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करके, और केवल देखना 8 में पहला लिखिए और इस पूरे सेंटेंस को नहीं उतारोगे आप, ब्रोक डाउन या ब्रोक ऑफ में से जो सही है उसको लिख देना। 8 जैसे ऐसे लिख के कि 8वां प्रश्न डाल दिया और उसका पहला, और इसमें जो सही है वो लिख देना। पढ़िए, आई एम सॉरी बिकॉज माई फादर्स कार, मुझे खेद है क्योंकि मेरे पिताजी की कार यस्टरडे, अब कार या तो खराब हो गई होगी, टूट गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा। पढ़िए, ब्रोक डाउन, मतलब ब्रोक डाउन सेकंड फॉर्म है ब्रेक डाउन की। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी इंजन का या वाहन का रास्ते में खराब हो जाना, इंजन जो चलता है वो अचानक चलने से रुक जाना, तो आ गया ना, ब्रोक डाउन आएगा। ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ आता है संबंध विच्छेद के लिए, आप किसी से संबंध विच्छेद कर ले, ठीक है, जैसे दो व्यक्ति ही ब्रोक ऑफ और फिर नहीं बोले, जैसे अमित ब्रोक ऑफ विद हिज फ्रेंड, ठीक है, संबंध विच्छेद कर लिया उसने, तो ब्रोक ऑफ माने संबंध टूट जाना, ब्रेक ऑफ, ब्रेक कर लिया है यार, खूब समझे। आजकल चहल और धनश्री की चल रही है जो ना, चहल ब्रोक ऑफ विद धनश्री। और ब्रोक डाउन का मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब किसी वाहन का या इंजन का रास्ते में चलते समय खराब हो जाना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रोक डाउन, ठीक है, ब्रोक डाउन। तो पहला लिख के आप ब्रोक डाउन लिख देंगे 8वां और इस पहला, ठीक है। फिर दूसरा पढ़िए, सी डिड वेल एनफ, ये एक एक नंबर के आते हैं 3 फ्रेजल वर्ब भाई। उसने बहुत अच्छा कार्य किया, पर्याप्त रूप से अच्छा कार्य किया, क्या, 2 सन्स एंड ए डॉटर ऑन हर ओन, कि उसने 2 बच्चे और एक लड़की को भाई अपने आप लालन पालन, आ रहा है सीधे। तो देखिए, ब्रिंग अप माने लालन पालन करना, लालन पालन, पालन पोषण करना, लालन पालन या पालन पोषण करना। और ब्रिंग डाउन का मतलब कमी करना, ब्रिंग डाउन का मतलब कमी करना, तो कमी थोड़ी करिए, है ना, द प्राइसेस ऑफ गोल्ड ब्रिंग डाउन, नीचे हो गई ना, तो जैसे गोल्ड की प्राइस नीचे आ गई, ठीक है, तो ये नहीं आएंगे, इसमें क्या आएगा, ये ब्रिंगिंग अप आएगी। तो सी डिड वेल एनफ ब्रिंगिंग अप 2 सन एंड डॉटर ऑन हर ओन, कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया भाई, अपने 2 बच्चों और एक लड़की का लालन पालन किया, तो इसमें दूसरे में आ जाएगा, ये लिख देना भाई, रोहन हिज ओल्ड फ्रेंड मोहन वाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इसका मतलब, रोहन जब स्कूल जा रहा था तो मित्र से मिला होगा, तो देखिए केम, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस है सेकंड फॉर्म में, ज्यादातर सेकंड फॉर्म में आती है, मिलना होता है। केम अक्रॉस का मतलब मैं इधर से जा रहा हूं वो इधर से आए, इसका मतलब मिल गए, केम अक्रॉस, ठीक है, मिलना। केम फ्रॉम कहीं दूर से आना, तो ये तो गलत है, ये मिलना है भाई, तो इसमें केम अक्रॉस आ जाएगा। आशा है आपको ये तीनों समझ में आ गई होंगी फ्रेजल वर्ब। तो चलिए अब चलते हैं 9वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको कंजक्शन का उचित रूप भरना है। यू मे नीड माई हेल्प, आपको मेरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। ही इज न्यू हियर, वो यहां न्यू है। अब देखिए यहां बिकॉज आ सकता था, यू मे नीड माई हेल्प, अब बिकॉज नहीं है क्योंकि कारण है, आपको मेरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि आप यहां नए हो, तो इस वाक्य का ये कारण है, ठीक है। अब वो नहीं है तो एज आएगा, तो क्या आएगा, एज, या तो बिकॉज आता और बिकॉज नहीं है, ऐसी स्थिति में एज आएगा, एज ही इज न्यू हियर, तो इसमें एज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कंजक्शन क्या आएगा, एज इसमें। अब आइए, गिव ए नोवेल और स्टोरी बुक टू रीड, आइदर या नाइदर, देखिए इनका जोड़ा है,
ईदर बोलते हैं, जैसे ईदर और का जोड़ा है भाई। इसी तरह नीदर, वैसे हम नाइदर बोलते हैं ना, नाइदर नॉर, सही उच्चारण इसका ईदर है और इसका नीदर है, ठीक है। इसी तरह सो के बाद आता है दैट। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, देखिए यहां और शब्द आ रहा है, ठीक है। अगर नॉर आता तो निश्चित है नाइदर आता, दैट आ जाए तो आपको सो भरना है। इसी तरह एज आता है, एज, और अभी बताया था टू के साथ टू आता है, ठीक है। तो ये कुछ जोड़े। हार्डली के बाद वेन आता है, हार्डली, हार्डली अगर आ गया तो निश्चित है वेन आएगा, और वेन उसमें है तो हार्डली आएगा। नो सूनर देन, नो सूनर, नो सूनर इधर को आ गया है तो यहां क्या आएगा, देन आएगा, नो सूनर देन। तो भाई ध्यान रखना, इनको याद कर लेना, आइदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, सो के साथ दैट, एज, टू टू, हार्डली के साथ वेन, और नो सूनर के साथ दैट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां आंसर क्या आएगा, ईदर। यहां गिव ईदर ए नोवेल, या तो मुझे एक नोवेल दीजिए या स्टोरी बुक दीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। अब यहां आ जाइए, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। आ गया ना भाई कि चाय मेरे लिए इतनी गर्म है कि मैं नहीं पी सकता। तो देखिए यहां टू आ रहा है तो निश्चित है, ठीक है, ये देखिए टू है तो दूसरा टू आएगा ये, तो यहां क्या आएगा, टी डबल ओ टू आ रहा, सो नहीं आएगा, सो हॉट नहीं आएगा, ठीक है। आपको लग तो ऐसा रहा है सो हॉट भी आ सकता है, नहीं आएगा कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि ये जोड़ा है, जोड़े में ही आते हैं भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। आपको पता है सेक्शन डी का जो 10वां प्रश्न है वो फिर आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पैसेज आएगा, आप इस पैसेज को पढ़ लेना, मैंने दे दिया है भाई फिर, ठीक है। पैसेज को पढ़ लेना यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। हाँ मैं पहले बता देता हूं, अगर भरतपुर संभाग का कोई बच्चा इसको देख रहा है तो आप कह रहे होंगे सर ये पेपर तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, आपने कहां से बना दिया इसको, अपना आप कैसे बता रहे हो। तो बंधु ये नहीं कहना चाहिए, ये सीक्रेट है, वो ये जो पेपर है वो मैंने ही बनाया था प्री बोर्ड के लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत दिमाग से इसको बनाया था, इसके आने की पूरी संभावना, संभावित प्रश्नों को ही मैंने रखा है, और इसका हल बहुत अच्छी तरह से करके मैं बता रहा हूं। 1 मिनट की मान लीजिए किसी ने भी बनाया हो, और उसका हल बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आप पूरा वीडियो जरूर देखें, हो सकता है प्रश्न आ जाए इससे, नहीं तो आगे जो प्रश्न आ रहे हैं उनको लिखने का तरीका तो आपको पता लग ही जाएगा। तो इस पैसेज को आप पढ़ लेना बंधु, मैं सीधे सीधे आंसर से आता हूं, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक का है भाई, इंडिगो वाले से, ठीक है। वो प्रश्न तो आपको याद है। तो देखिए आपको पैसे भी याद होने चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें। 10वां जो प्रश्न आएगा उसमें 6 के 6 ऑब्जेक्टिव आने हैं। What were the farmers forced to grow on their land? अंग्रेजों ने किसानों को बाध्य कर दिया था क्या उगाने के लिए, नील की खेती, इंडिगो। कहां है भाई इंडिगो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर, ठीक भाई। आगे चलिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट डिड गांधी एडवोकेट फॉर ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट। गांधी जी ने किस चीज के प्रोटेस्ट माने विरोध की वकालत की थी जब वो चंपारण आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। कैसा कैसा, वायोलेंट नहीं साहब, अहिंसा के पुजारी थे वो, हिंसा के, वायोलेंट माने हिंसा, हिंसा तो नहीं कर सकते थे गांधी जी, तो ये तो गलत। गांधी जी और हिंसा का क्या मतलब, नॉन वायोलेंट प्रोटेस्ट, दैट इज द आंसर। अहिंसात्मक आंदोलन किया था उन्होंने, ना, विरोध, अहिंसात्मक विरोध किया था। आर्म्ड रिबेलियन, आर्म मतलब सशस्त्र विद्रोह, आर्म माने सशस्त्र, रिबेलियन माने विद्रोह, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। गांधी जी और शस्त्रों का प्रयोग तो कहां करते थे यार। चलिए तीसरे चलिए, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ गांधी जी विजिट टू चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने जब विजिट की, यात्रा की, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट इंडिगो एक्सपोर्ट,
कि भाई वो प्रमोट करने गए थे, जैसे आजकल फिल्मों को प्रमोट करने जाते हैं कि इन लोगों का विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए, गलत। उस समय क्या मतलब, देश को आजाद कराना था यार और किसानों की समस्याओं को सुलझाना था। टू इन्वेस्टिगेट द फार्मर्स प्लाइट, प्लाइट माने दयनीय स्थिति, वो हाँ इस चीज के लिए गए थे कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, वो आप स्वयं खोज कर देखना चाहते थे कि भाई ये किसान क्यों दबे कुचले, उनको क्यों दबाया जा रहा है, उनका शोषण क्यों किया जा रहा है। तो आंसर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो और को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट सिग्निफिकेंट आउटकम, क्या उसका निष्कर्ष निकला, आउटकम माने निष्कर्ष, आउटकम माने निष्कर्ष, रिजल्टेड फ्रॉम द चंपारण मूवमेंट, जो चंपारण का मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसका प्रमुख क्या आउटकम हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, उसकी उपलब्धि क्या रही भाई। द फार्मर वर फोर्स टू लीव देयर लैंड, गलत, किसानों को बाध्य किया गया कि वो खेती छोड़कर चले जाए, गलत है भाई ये तो। द ब्रिटिश ऑथोरिटीज वर एबल टू सप्रेस द मूवमेंट, क्या ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे वो आंदोलन को दबाने में कामयाब रहे, नहीं हुए, कम। सप्रेस माने दबाना, मूवमेंट माने आंदोलन। रिफॉर्म्स वर मेड, सुधार किए गए इन द इंडिगो फार्मिंग सिस्टम, ये ही सही है भाई। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू अबेंडन, अबेंडन माने त्यागना, गांधी जी ने निर्णय किया कि इसको त्याग दे, इस संघर्ष को, स्ट्रगल माने संघर्ष को, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट डज द वर्ड प्लाइट, दयनीय स्थिति है ना, कठोर समय, कठिन समय, मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के माध्यम में भाई प्लाइट का शब्द का क्या अर्थ है, गुड फॉर्च्यून, गलत, ये तो उल्टा हो गया इसका। तो डिफिकल्ट टाइम, दैट इज आंसर, कठिन समय चल रहा था किसानों का, अंग्रेज दबाए जा रहे थे। द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल, चैरिटेबल शब्द का अपोजिट इस पैराग्राफ में ढूंढना है, मिल जाएगा आपको, ऑप्रेसिव, दमनात्मक। चैरिटेबल माने किसी को दान देना और उसका दमन करना, दमन करना होता है। ऑप्रेसिव माने दमनकारी, दमनकारी। ठीक है, तो और चैरिटेबल माने किसी को दान करना, उसकी सहायता करना, या किसी का दमन करना। तो एक इसके क्या ही दोनों विलोम हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए 11वां, आपको 3 नंबर का आएगा। आपको 2 प्रश्न दिए गए होंगे भाई, उनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। 60 शब्द की इसमें सीमा होती है, आप 50 से 60 या 50 से 70 शब्दों के भीतर इसका आंसर लिख कर आना है। ये मान के चले आधा पृष्ठ या आधे से कुछ ज्यादा पृष्ठ आपको लिख कर आना है भाई, 6-7 लाइन आपको लिखनी है। पहला प्रश्न है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू द करेक्टर, आपको तुलना करनी है और विरोध भी बताना है कि भाई ये 2 चरित्र दिए गए हैं। अब आगे आ जाएंगे किस किस के चरित्र हैं, वो कैसे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। किस किस का, ऑफ द आयरन मास्टर, पेडलर वाले पार्ट में हमने पढ़ा होगा ना, मिलकर जो मालिक था, आयरन मास्टर था, उसका चरित्र। विद दैट ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री थी ना एडला, उसके साथ दोनों विरोधाभासी चरित्र क्यों जी रहे हैं भाई, इसकी आपको तुलनात्मक रूप से देखना है। पाठ भी लिख दिया रेड ट्रैप वाला, ठीक। अथवा व्हाट वाज डगलस फियर, डगलस का क्या भय था, आपको समझ में आ गया हो ना कौन सा है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और इस भय से कैसे मुक्ति पाई डगलस ने। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, ये 2 नंबर का भी आ सकता है बंधु, इनमें से कोई सा एक। व्हाट वाज डगलस फियर, और ये भी 2-2 नंबर के अलग अलग आ सकते हैं। तो आप, और बड़ा मैंने 2 मिला के कर दिया है यार, ठीक है। तो देखिए पहला मैंने बहुत ढंग से लिखा है, इस ढंग से आप लिखोगे नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा सा आपको ब्रेन का यूज करना है, मस्तिष्क का यूज करना है। कैसे, देखिए, इन द रेड ट्रैप कहानी में द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला हैव कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज, एक दूसरे की विरोधाभासी व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटीज माने व्यक्तित्व है। एंड अप्रोचेस टू लाइफ, और जीवन जीने का जो तरीका है वो भी उनका बिल्कुल अलग है भाई, एक दूसरे के उलट है। कैसे उलट है,
द आयरन मास्टर इज ए ट्रेडिशनल, पारंपरिक है, और ऑथोरिटेरियन, भाई मालिक है इसलिए ऑथोरिटी रखता है, मतलब एक ऑफिसर के रूप में व्यवहार करता है, ऐसे नहीं साथियों के रूप में नहीं करता है। वाइल एडला इज ए मॉडर्न एंड कंपैशनेट, आधुनिक विचारधारा वाली, देखिए एडला मॉडर्न है, वो क्या है, ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, पुराने विचारधाराओं का है। एडला नई विचारधाराओं की है। वो अथॉरिटी के साथ कार्य करता है, दवा के ऑफिसर के रूप में, वो कंपैशनेट करती है। मैंने यहां दोनों के अलग अलग चरित्रों को अलग अलग लिख दिया है, देखिए यहाँ आयरन मास्टर लिख दिया है, यहाँ एडला। ऐसे अगर आप लिख के आएंगे नंबर कैसे काटेगा यार, और आगे जाके प्रश्नों को, छोटी मोटी गलतियों को भी नहीं देखेगा, सोच लेगा यार ये तो बहुत होशियार है। कैसे, पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें, दोनों की पर्सनैलिटी आप देखें, यहां तो उसके गुण है भाई, वर्च्यूज, क्या गुण है, आयरन मास्टर कैसा है, स्टर्न, सख्त है, स्टर्न माने सख्त, ऑथोरिटेटिव, प्रैक्टिकल, और हार्श, कठोर भी हो जाता है। प्रैक्टिकल है भाई, काम से काम रखिए, काम के बदले पैसे मिलेंगे, ऐसा व्यक्ति है। जबकि एडला कैसी है, कंपैशनेट है, समझती है, अंडरस्टैंडिंग, दुख दर्द को, सेंसिटिव, भावुक है, मॉडर्न है, एक दूसरे के उलट है भाई। वैल्यूज, अब वैल्यूज के आधार पर पर्सनैलिटी देखें, ट्रेडिशनल है, कौन, आयरन मास्टर, फोकस, केवल काम पर फोकस रखता है, अपनी रेपुटेशन की चिंता करता है। जबकि ट्रेडिशनल नहीं है एडला, परिवर्तनशील है, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस है, भावुक है लेकिन बुद्धिमान है, एम्पैथी, सहानुभूति रखती है, एम्पैथी माने सहानुभूति है भाई, सहानुभूति रखती है, लेकिन वो अपने काम से काम रखता है। फिर अप्रोच टू लाइफ, लाइफ के प्रति उनकी अप्रोच कैसी है, रिजिड, कठोर, रिजिड माने कठोर, अनयील्डिंग, झुकने वाला नहीं, यील्ड माने झुकना है, अनयील्डिंग, झुकने वाला नहीं है, ड्रिवन बाय प्रॉफिट, लाभ का देखता है, फैक्ट्री के मालिक तो ऐसे ही होते हैं। जबकि एडला कैसी है, मोर अट्यून टू अदर्स फीलिंग, भाई दूसरों की भावनाओं को समझती है, क्वेश्चंस हर फादर्स व्यूज, और अपने पिता के जो व्यूज है, दृष्टिकोण है, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। फिर देखिए ऐसा आप लिख देंगे, बहुत पूरा नंबर दे देगा। फिर इसको मैंने अब कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने एग्जाम्पल दे दिए, और अगर आप लिख देंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा यार। एग्जाम्पल क्या है, जो उदाहरण दिए वो एक दूसरे के व्यक्तित्व को विरोधाभासी ठहराते हैं। उदाहरण देखिए, द आयरन मास्टर मिस्टेक्स ए स्ट्रेंजर फॉर ए कॉमरेड एंड इनवाइट्स हिम होम, भाई जो पेडलर था या रेड ट्रैप बेचने वाला था, उसको गलती से वो अपने घर ले आता है ना, बट जब उसकी वास्तविकता का पता लगता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, लेटर कॉल्स हिम डिसऑनेस्ट, उसी को वो बेईमान बता देता है, जबकि भाई स्वयं उसकी गलती थी, उसने गलत पहचाना था उसको। वो तो कह रहा था भाई मैं नहीं हूं, वो जबरदस्ती उसको लेके आया, और जब उसकी पता लग गया था तू बेईमान बता रहा है, तो गलत बात है, नहीं तू घर लेके आया भाई। जबकि एडला क्या है भाई, एडला नोटिसेस द स्ट्रेंजर्स फियर, लेकिन जो अजनबी रेड ट्रैप सेलर था उसको जब ले आते उसका भय को वो पहचान जाती है, एंड सस्पेक्ट ही इज ए थीफ, उसको भी पता लग जाता है कि ये चोर है, भाग जाएगा, बट ट्रीट्स हिम काइंडली एनीवे, फिर भी दयालुता पूर्वक उसके साथ व्यवहार करती है। ठीक है, वो उसको बेईमान बताता है, ये इसको दयालुता पूर्वक व्यवहार करती है। एडला कन्विंसेस द पेडलर्स टू कम टू हर हाउस, करती है, विश्वास में देती है, चल घर चल भाई, एंड स्टे फॉर क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की जो संध्या है, पूर्व संध्या, उस पर हमारे साथ रहे, इवन आफ्टर ही इज रिवील्ड टू बी फ्रॉड, जबकि उसकी धोखे का उसको पता लग गया था। तो ये सब कुछ है, ठीक है, आप लिख देना इस तरह से। दूसरा डगलस फियर वाला है, क्या था डगलस का फियर, पहला प्रश्न। दूसरा, वो अपने भय से कैसे मुक्ति पाया उसने, तो देखिए लिख दिया है मैंने, विलियम डगलस फियर ऑफ वाटर वाज ए चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में ही बैठ गया था, जब एक मोटे लड़के ने उसको उठा के टॉस करके पानी में फेंक दिया था, पूल में फेंक दिया था, कहानी याद है ना, नीचे गया, वो अब टाइम नहीं है। दैट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स, और ये ट्रॉमा जो भय बैठ गया था बचपन से ही, इसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। वो पानी के जितने भी खेल थे या एडवेंचर से उनको नहीं कर पाया। He overcame his fear by learning to swim with the help of instructor, और इस भय पर उसने
एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उसके साथ उस भय से मुक्ति पाई। आप कहेंगे मुस्कुरा क्यों रहे हो, बाहर में जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, बाहर बंदर मेरी नकल कर रहा है भाई। तो ये अगर 2 नंबर का ये प्रश्न आता है तो दी बेस्ट आंसर है भाई ये ना। अगर ये 6 नंबर का है, जो सॉरी 3 नंबर का है, तो कैसे लिखेंगे, फिर आगे लिखना है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे इस भय से मुक्ति पाई। सबसे पहले काम क्या किया, फाउंड एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर तैराकी सिखाने वाला व्यक्ति, प्रशिक्षक उसने हायर किया, किराए पर रखा। डगलस सॉट हेल्प फ्रॉम, सीख की सेकंड फॉर्म में सॉट फ्रॉम ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल टू टीच हिम हाउ टू स्विम, सिखाने के लिए कैसे तैरा जाता है एक प्रोफेशनल व्यक्ति को हायर किया। दूसरा प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस भी की, डगलस ने मेहनत की थी भाई। डगलस प्रैक्टिस स्विमिंग रेगुलरली 5 days a week, सप्ताह में 5 दिन मतलब तो प्रैक्टिस करता था, और उसमें रोजाना कम से कम 1 घंटा, न्यू टाइम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, सप्ताह में कितने दिन, 5 दिन, रोजाना 1 घंटे। दूसरा लर्न स्विमिंग स्टेप्स, तैरने के क्या क्या स्टेप होते हैं, कदम होते हैं, वो सीखे थे। डगलस इंस्ट्रक्टर टॉट हिम डिफरेंट स्विमिंग स्टेप्स 1 by 1, एक एक करके बताया था कि पहले कैसे इनहेल किया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है, आगे बताया। हाँ, प्रैक्टिस एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, एक्सहेल मतलब सांस निकालना पानी के अंदर, पानी सांस कैसे छोड़ते हैं, इनहेल मतलब श्वसन कैसे लेते हैं अंदर, इनहेल अंदर कैसे श्वास लेते हैं पानी में जब तैरते हैं। डगलस प्रैक्टिस एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग इन वाटर टू ओवरकम, ओवरकम माने विजय पाना, हिज एंजाइटी, चिंता, ऑफ सबमर्जिंग हिज हेड, पानी के अंदर जब सबमर्ज करता था, पानी के अंदर जब सिर को ले जाता था तो कैसे सांस अंदर ली जाती है, दी जाती है, ये उसने सीखा था। डाइव्ड इनटू ए लेक, फिर जब सीख गया नदियों में तैरा हो जाके, डगलस डाइव्ड ऑफ इट डॉक इनटू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर एंड स्विम अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइसलैंड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद कर लेना। शानदार लिखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, लीजिए, ले लिया, ले लेना अपने हिसाब से। 12वां प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड, 20 से 30 शब्दों में 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के भाई। पहला प्रश्न, व्हाट वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमिल वर ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच, थंडर क्लैप एक गड़गड़ाहट सी कैसे हुई, कौन से ऐसे शब्द थे जो एक ऐसे कि कोई वज्रपात हो गया हो फ्रेंच के लिए, ऐसे कौन से शब्द थे भाई, लास्ट लेसन वाले पार्ट से। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट डज द गार्बेज मीन फॉर द एल्डर, जो बड़े हैं, कूड़ा करकट बेचने वाले जो परिवार है उनमें बड़ों के लिए गार्बेज का, कूड़े करकट का क्या महत्व है और बच्चों के लिए क्या महत्व है, ये आपको अलग अलग लिखना है भाई। तो पहले प्रश्न की तरफ आते हैं कि ऐसे कौन से शब्द मिस्टर एम हेमिल ने बोले जो फ्रेंच के लिए एक वज्रपात जैसा था भाई। तो देखिए मैंने इसको पढ़ा लिखा है, जानबूझ के ध्यान रखना, ये 6 नंबर का भी आ सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए मैं दोनों को जानबूझ के पढ़ा लिख रहा हूं। तो देखिए, इन द लास्ट लेसन वाले पार्ट में द वर्ड्स दैट वर ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच वर, कौन से ऐसे शब्द थे, व्हेन एम हेमिल टोल्ड हिज स्टूडेंट, जब उसने अपने छात्रों से कहा था, जो टीचर थे एम हेमिल, क्या, दैट इट वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि भैया ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ होगा। ये शब्द जब उसने बोले क्लास में, वज्रपात सा हुआ फ्रेंच के कानों। ठीक है भाई, इतना ही 2 नंबर के लिए, तो इतना ही लिखना है आपको, 2 नंबर के लिए आता है। लेकिन 3 नंबर का आता है तो काम नहीं चलेगा बंधु। क्या लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया है। कैसे, एम एमएल अनाउंस, घोषणा की थी टीचर एम एमएल ने, क्या, दैट द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन भाषा ही केवल आगे पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स, स्कूल कहां के, इन स्कूलों का नाम आ सकता है भाई, अल्सासे एंड लॉरेन। ठीक है, इन स्कूलों का नाम अलग से पूछ सकता है। फ्रेंच वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू हियर दीज न्यूज, इस समाचार को सुनकर शॉक्ड और सरप्राइज था। द एक्सप्रेशन थंडर क्लैप, यहां
इज ए फिगर ऑफ स्पीच, अलंकारिक भाषा है। दैट मीन्स जिसका अर्थ क्या होता है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अचंभित करने वाली, जो आश्चर्यजनक, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे हो ऐसी चीज घटित हो जाए, उसको थंडर क्लैप कहते हैं। हिंदी में वज्रपात जैसा कोई मुहावरा होता है भाई। आप अब दूसरा देखिए, जो सीमापुरी में परिवार रहते हैं, जो आपका है ना भाई पार्ट, उसमें भाई जो कूड़ा करकट है वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए क्या अलग अलग मायने रखता है वो बताया गया है। तो देखिए दूसरा प्रश्न, इन सीमापुरी गार्बेज कूड़ा करकट मीन्स सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स, मतलब अपने सर्वाइव, अपने आप को बचाने का, अपने आप को समाज में नहीं, दुनिया में बचे रहने का साधन है भाई। एंड वंडर फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए क्या है, वंडर है। आप इतना ही लिखेंगे अगर 2 नंबर का आता है। अगर ये ज्यादा नंबर का आता है तो कैसे लिखेंगे, फॉर द एल्डर्स कैसे लिखेंगे, गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स इन सीमापुरी, दे सर्च थ्रो गार्बेज, क्योंकि वो गार्बेज के में क्या देखते हैं, फॉर आइटम्स टू सेल एंड अर्न मनी, की ऐसी कोई वस्तु मिल जाए जिसको बेचकर पैसा कमाया जा सके। आइटम्स ऐसी चीजें देखते हैं, टू सेल जो बेची जा सके और उनसे पैसे को अर्न किया जा सके। अगला, दे यूज द मनी, इस जो धन उनको मिलेगा इन चीजों को बेचकर, कूड़ा करकट से प्राप्त चीजों को बेचकर जो धन मिलेगा, टू अर्न देयर डेली ब्रेड, उनसे रोजाना की रोटी कमाई जाएगी भाई, खरीदी जाएंगी। एंड हैव ए रूफ ओवर देयर हेड, सर के ऊपर छत भी उसी से बनाई जाएगी। गार्बेज इज वेरी वैल्यूएबल टू देम, जो कूड़ा करकट है उनके लिए बहुत मायने रखता है। एंड दे कॉल इट गोल्ड, और इसी कारण उस कूड़े करकट को वो क्या कहते हैं, सोना बोलते हैं। बच्चे क्या समझते हैं इसी के लिए, देखिए पढ़ लेना भाई, बहुत ढंग से लिखा है। बच्चे क्या करते हैं, गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ वंडर, उनके लिए तो एक आश्चर्य की चीज है। किसी को 2 का 10 कभी 10 रुपए का कभी सिक्का मिल जाता है। फॉर द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, दे लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के जो गंदगी के जो ढेर, हीप्स माने ढेर लगे हुए, उनमें कोई चीज ढूंढते हैं। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, कोई सिक्का तलाशता है, नोट और ए वैल्यूएबल थिंग्स इन इट, मूल्यवान चीज। दे समटाइम फाइंड जस्ट 1 रुपी, कभी कभी 1 रुपए का नोट मिल जाता है, सिक्का मिल जाता है। और एट टाइम्स इवन इट 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। तो देखिए बंधु, मैंने सही ढंग से लिख दिया ना, आप संतुष्ट होंगे। 13वां प्रश्न है, ध्यान करना भाई। माई मदर एट 66 से है और इसका एक्सप्लेन करना है आपको विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए इसको ढंग से आप कर लेना। मैंने है ना कविताओं के लिए अलग वीडियो डाल रखा है भाई, 2-3 कविताएं दे रखी, तो उसमें मैंने ढंग से बताया है कि कविताओं की व्याख्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। वहां जाके वीडियो जरूर देख लेना। और मैंने ये जो पार्ट है ना, दोनों पार्ट, इनको बहुत ढंग से पढ़ाया है भाई, बहुत शानदार तरीके से। आप भी मान जाएंगे कि हाँ सर पढ़ाया है। इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी करके इंग्लिश फॉर क्लास 12 देख लेना, मिल जाएगा, है ना। आप प्लेलिस्ट में वीडियो, जैसे मेरा चैनल सीबी ज्ञानशाला देखेंगे, देखिए सीबी ज्ञान और शाला ये लिखना, मेरा चैनल आ जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में देखना, मिल जाएगा, है ना, इंग्लिश करके उसमें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें देख लेना, बहुत ढंग से मैंने वहां इसको पढ़ाया है, बताया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने जगह छोड़ दी थी, पर चूंकि समय को भी मैनेज करना है यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं पूरा, तो जो महत्वपूर्ण चीजें और रह जाएंगी। जिनको लिखना नहीं आता है ढंग से व्याख्या, चैनल में देख लेना। और हाँ, इनसे प्रश्न भी आने हैं यार, वो प्रश्नों को भी मैंने, है ना, सेंट्रल आइडिया कविता का, उनके प्रश्न, उनकी व्याख्या, सबको बहुत ढंग से बताया है उन वीडियो में, देख लेना यार। और हाँ, आपकी किताब के बहुत से जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं वो सारे मैंने बताए हैं। जैसे द टाइगर किंग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आने वाला है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, बहुत ढंग से पढ़ाया है पूरी व्याख्या के सहित। दूसरा पार्ट कौन सा है, एनवी वाला भी मैंने ढंग से पढ़ाया है भाई, उसमें ऐसे मैंने कई पार्ट पढ़ा रखे हैं, पूरी व्याख्या, प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न,
छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, जो भी कुछ हो सकता है ना, करेक्टर स्केच, जो भी कुछ हो सकता है वही ढंग से पढ़ाया है ना। ऑन द फेस ऑफ इट भी ढंग से पढ़ाया है मैंने उसको। एक मक्खी परेशान कर रही है यार, और ये मक्खियां भाई ऐसा मत कर, पढ़ाने दे। तो देखिए अगला 14वां प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में आपको, ठीक है, बताना है भाई। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, व्हाट ट्रेट्स ऑफ टाइगर्स डू हर टाइगर रिवील। तो देखिए आंट जेनिफर, ठीक है, अब इसमें से व्याख्या तो नहीं आएगी, प्रश्न आएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए थे वो कैसे थे, कौन कौन से गुण उनके रिवील हो रहे हैं इस कविता के माध्यम से, वो आपको बताने। ये कविता का सार है भाई, ठीक है। व्याख्या भी आ जाए तो इसी को लिख देना, चले जाएगी, केवल नाम बदल देना है, ठीक है। और मैंने वो नाम भी इस कविता का लिख दिया है। दूसरा प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम कीपिंग क्वाइट। देखिए पिछली साल आंट जेनिफर वाले से और कीपिंग क्वाइट से व्याख्या आई थी, इस साल मैंने इसमें से प्रश्न रख दिया। बड़ा संभावना है ना, तो मानोगे पेपर अच्छा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था, आंट जेनिफर वाला। इन एड्रीन रिच, एड्रीन रिच इसके लेखक है, मैंने बता दिया। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, लिखेंगे ना रेफरेंस में, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। और फिर कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच, ऐसा लिखते हैं ना नाम लिखने के बाद। तो देखिए इन एड्रीन रिच पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, ये कविता का शीर्षक है। द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर आर डिस्क्राइब्ड एज, जो आंट ने टाइगर को बनाया है उनका वर्णन इस तरह से किया है। कैसे किया है, ब्राइट, वो कैसे चमकदार है। दे आर टोपाज डेनिजन, सजेस्टिव, ये वाइब्रेंट गोल्डन कलर, ब्राइट है ना, बहुत ढंग से लिख दिया। फियरलेस, दिख रहे हैं कि वो उछल कूद कर रहे हैं, जिनको कोई डर नहीं है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ऐसा लग रहा है कि पेड़ के नीचे जो व्यक्ति खड़ा है, उसमें तस्वीर बनाया उसने, उससे वो, उनको कोई डर नहीं है टाइगर्स को। दिस इंडिकेट्स ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये दिखाता है कि जो आंट जेनिफर है जो उनको बना रही है, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एंड लैक ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, वे टाइगर देखिए सबसे पहले ब्राइट है, फियरलेस है, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल है। 2 नंबर के लिए तो आप इतना ही लिख सकते थे। तो देखो, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty implying a smooth dignified and almost regal movement, ठीक है। बहुत सरल हिंदी है, जानते हैं आप। अब देखिए अगला, द टाइगर रिवील द फॉलोइंग ट्रेट्स, उनके कौन कौन से गुण आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। करेज एंड कॉन्फिडेंस, टाइगर में क्या दिखाई दे रहा है, आंट जेनिफर के बनाए गए टाइगर्स में साहस और आत्मविश्वास दिख रहा है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन, सिंबलाइजिंग, ये किसका प्रतीक है, ए काइंड ऑफ ब्रेवरी आंट जेनिफर हरसेल्फ लैक्स, उस बहादुरी का प्रतीक है जो अंदर की दबी हुई भावना थी जहां आंट जेनिफर के अंदर, कि भाई अपने जो वैवाहिक काल में वो नहीं दिखा सकी थी, कि जो आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर थी, इसको प्रकट कर रही है। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, देयर पेसिंग सजेस्ट, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रांस जो शब्द आया ट्रांस, तो देयर पेसिंग सजेस्ट ए सेंस ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड एंड इन कंट्रोल, ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स कंस्टेंट लाइफ, क्यों वो जो दबी हुई जिंदगी जीती नहीं अंकल के साथ उस आंट ने, तो उसका प्रतीक है। उसने उछल कूद मचाते हुए, टोपास कलर था उनका ना, उछल कूद टाइगर कर रहे थे, जो एम्ब्रॉयडरी कसीदाकारी उसने की थी, बनाई थी, तो अपने अंदर के भाव जो वो नहीं कर पाई थी वो टाइगर के माध्यम से उन्होंने दर्शाया था भाई। स्ट्रेंथ एंड पावर, देयर chivalric certainty implies a kind of dominance and self assurance, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन एस्केप, ये सारे ट्रेट्स थे, तो ये याद कर लेना, करेज एंड कॉन्फिडेंस, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ एंड पावर, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड एस्केप, ठीक है। इसको ढंग से आप पढ़ लेना। अब
अगला था कि कीपिंग क्वाइट वाला है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा था द सेंट्रल आइडिया ऑफ पाब्लो नेरुडास पोएम। याद कर लेना यार, लेखक पूछता है 1-2 प्रश्नों में, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के लेखक आपको याद होने चाहिए कि पाब्लो जो नेरुडा है कीपिंग क्वाइट के, ये भी मैं बहुत ढंग से पढ़ाकर ये पार्ट दे रखा है, इसके प्रश्नोत्तरों को आप एक बार जरूर देख लेना। दूसरा जो कीपिंग क्वाइट वाला मेरा अलग से वीडियो है, लगभग 1.5 घंटे का है, उसमें से आप उसकी समरी को हटा देना, क्योंकि समरी आप जानते ही पूरी तैयारी कर लिए, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को फटाफट देख लेना, और जो मुख्य प्रश्न है उनको देख जाना उस वीडियो में, स्किप करके, फास्ट करके नहीं, ठीक है। The central idea of Pablo Neruda's poem Keeping Quiet revolves around the power and necessity of introspection, silence and understanding to achieve peace, unity and a deeper connection with ourselves and the world। भाई ये बताती है कि हम ताकतवर बहुत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अपने अंदर आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्मावलोकन की जरूरत है, कुछ देर की शांति की जरूरत है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो सही अर्थों में शांति को हम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। एक जो अब हम में फूट पड़ी हुई है उसकी एकता हम कर पाएंगे, एंड डीपर कनेक्शन विद अवर सेल्फ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के साथ हम और गहरा संबंध स्थापित कर पाएंगे। Here is breakdown of that central idea। सेंट्रल आइडिया को इन चरणों में मैंने तोड़ा है भाई, ऐसे पढ़ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जो बताया है वो क्यों है भाई। द पोएम अर्जेस, हमसे अपेक्षा करती है, अर्जमान अपेक्षा करना, अस टू सीज अवर कांस्टेंट एक्टिविटी, कि हम जो लगातार गतिविधियां कर रहे हैं उनको सीज करें, रोकें। सीज माने रोकना, स्टॉप लिख देना, आप सीज नहीं लिख सकते तो। एंड लुक इनवर्ड, और अंदर झांक कर देखें, इनवर्ड माने अंदर। रिफ्लेक्टिंग ऑन अवर एक्शन एंड देयर इम्पैक्ट, हमारी गतिविधियों की तरफ नजर रखें और उनके प्रभाव को देखें कि भाई हम क्या गलत और सही कर रहे हैं। फिर साइलेंस, कुछ देर की चुप्पी रखें। बाय सस्पेंडिंग अवर रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्टिविटी, हम जो लगातार कार्यकलाप कर रहे हैं उनको अगर हम सस्पेंड करें, कुछ देर के लिए रोके, वो ऐसा नहीं कराएगा हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाए, कुछ देर के लिए रोके, सस्पेंड करें, कुछ देर के लिए रोकें। एंड क्वाइटिंग द नॉइज अराउंड अस, कुछ देर के लिए जो हमारे चारों शोरगुल हो रहा है उसको हम शांत कर दें। वी कैन क्रिएट स्पेस फॉर जेन्यून अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, तो सहानुभूति और एक दूसरे की समझ के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात की थी उसने। थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस पूरे चैप्टर में जो मैं ये बता रहा हूं इसमें से आ जाएगा पूरा का पूरा। कैसा भी प्रश्न आ जाना, ये लिखा ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे यार। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा लिख दीजिए पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई भी प्रश्न आए इस चैप्टर से लिख देना बस। तो देखो, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण हम करेंगे, और साइलेंस, चुप्पी जब रखेंगे, वी कैन गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, सही ढंग से हम आपको समझ पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे, अदर्स को, एंड आवर प्लेस इन द वर्ल्ड, और हम देख पाएंगे कि इस दुनिया में हमारा स्थान क्या है। दिस अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू कंपैशन एंड ए डिजायर फॉर पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, है ना, कोएक्सिस्टेंस, हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकें, ऐसी समझ हम विकसित कर पाएंगे। पीस एंड यूनिटी। Ultimately, the poem suggests that individual introspection and collective silence can lead to profound sense of global unity and peace। वैश्विक रूप से, विश्व के रूप में अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो एक दूसरे के साथ अच्छे तारतम्य के साथ रह पाएंगे, विश्व भाईचारा हम निर्माण कर पाएंगे भाई। ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, हम जो बैरियर मतलब जो बाधाएं लगी हुई हैं, बैरियर लगी हुई हैं, अवरोध जो लगे हुए हैं, उनको ब्रेक कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। एंड फोस्टरिंग ए शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और एक समझ वाली मानवता को विकसित कर पाएंगे। ह्यूमैनिटी माने मानवता, शेयर माने समझ वाली, आपसी समझ वाली, फोस्टरिंग माने विकसित करना। इन एसेंस, इसके निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? कीपिंग क्वाइट इज ए कॉल टू पॉज। कीपिंग क्वाइट क्या है? कुछ नहीं तो इसको लिखाना, 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसको लिखाना चलेगा भाई। कॉल टू पॉज, रोकने के लिए है। भाई ये मक्खी इतना डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा, क्या किया जाए? इसको मार भी नहीं सकते यार।
तो देखिए 2 नंबर के लिए आता है तो इसको लिखाना, कीपिंग क्वाइट इज ए कॉल टू पॉज। पॉज का मतलब कुछ समय के लिए रुकना, रिफ्लेक्ट अंदर झांक कर देखना, एंड कनेक्ट जुड़ाव, suggesting that true progress and harmony can only be achieved when we take the time to understand ourselves and each other। जब हम अपने आप को और दूसरों को सही ढंग से समझ पाएंगे तभी हम सही अर्थों में भाईचारा विकसित कर पाएंगे, हार्मोनी, सामंजस्य। ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में What makes human being love life in spite of trouble and suffering? ये thing of beauty से लिया गया है भाई। And why has the poet too brought in the image of merry children spilling out of their home? ये दोनों प्रश्न और ऐसे ही कई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये कविता मैंने अलग से पढ़ा रखी है, उनसे देख लीजिए भाई। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, चलते हैं अगले प्रश्न पर, 16वें पर। ये जो प्रश्न छोड़ दिए उन वीडियो को आप अलग से जो मेरे वीडियो पढ़े उनमें से देख लेना और कई प्रश्नों की तैयारी भी हो जाएगी साथ में। 16वां प्रश्न देखिए, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन? ये भी द एंड ऑफ द जर्नी वाले पार्ट में मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया है, बताया है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट टू अवर इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा, व्हाट ऑपरेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन डिड जिटकला सा एंड बामा एक्सपीरियंस? कौन से दमनात्मक या उन्मूलनकारी गतिविधियों का सामना किया था जिटकला सा ने, कैसी, और बामा ने कौन सी दमनकारी जो समाज में उन्मूलन या प्रताड़ना जो चल रही है उनको सहना था ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। और उनको लिखना है साथ में, क्या लिखना है, हाउ डिड दे रेस्पॉन्ड, उन्होंने कैसे प्रत्युत्तर दिया, उनका बहादुरी से सामना किया या झुक गई या शहर स्वीकार कर लिया, ये आपको बताना है। देयर रेस्पेक्टिव सिचुएशन, अपनी अपनी परिस्थितियों का उन्होंने कैसे सामना किया था। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी मैंने चैप्टर डाल रखा है भाई, तो दोनों से देख लेना ढंग से। पर चलिए बता देता हूं इनके आंसर, 3 नंबर का है, 60 वर्ड का है। ठीक है, आप ये मत कहना सारे प्रश्नों को छोड़ रहे हैं। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या है भाई, आर द ग्रासेस ऑफ द सी ऑफ द साउदर्न ओशियन, जो दक्षिण सागर है ना उनमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की घास है। ये छोटे छोटे पादप हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जो एक सेल या एक कोष की ये पादप है भाई। तो देखिए दीज आर सिंगल, सिंगल माने एक, सेल माने कोष की है, सेल माने CELL, सेल माने कोष का होती है। तो ये एक कोष की ये पौधे हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं। एंड यूज द सन एनर्जी, जो सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं। जैसे और पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये क्या प्रोसेस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, और अपना भोजन भी इसी से बनाते हैं। तो देखिए एंड यूज सन एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा दे सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन फॉर ऑल द मरीन लाइफ ऑफ द सी, वो भोजन बनते हैं, सप्लाई करते हैं भोजन का, किसके लिए, ऑल दी मरीन, मरीन का मतलब जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, मरीन लाइफ जलीय जीव जंतु। आप सी क्रीचर लिख सकते हैं, आप मरीन लाइफ याद नहीं रहता, सी लिखना, और क्रीचर माने प्राणी। तो दे सप्लाई, ये फाइटोप्लैंक्टन क्या सप्लाई करते हैं, फूड, भोजन, भोजन बनते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मछली, कीड़े मकोड़े जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं पानी में, वो इन छोटे छोटे जो एक कोष की फाइटोप्लैंक्टन है इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, बट लेकिन क्या हो रहा है, अब लिख रहा हूं ये भी भाई, ये इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि 3 नंबर के लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है, तो बता रहा हूं। लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कैसे इनकी भी भाई
अब डामाडोल स्थिति है, ये भी बेचारे मरणासन स्थिति में पहुंच रहे हैं। क्यों का कारण लिखा है, बट द ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का जो तापक्रम बढ़ता जा रहा है, कैन अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ दीज प्लांट, इनकी गतिविधि, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो जलीय जंतुओं का आहार बनते हैं, उनकी गतिविधियों पर रोक लग रही है। एंड द लाइफ ऑफ ऑल क्रीचर डिपेंडिंग ऑन देम, उन सब प्राणियों पर भी रोक लग जाएगी जो इन पर निर्भर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ द आइसबर्ग्स, बड़े बड़े जो आइसबर्ग हैं, है ना, बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं इसके कारण। एंड कोलैप्सिंग, और जब वे ढहेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे अनेकों देश और शहर बसे हुए हैं, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, है ना, और वेस्ट इंडीज के जो देश हैं वो टापू नुमा हैं, वो डूब जाएंगे यार, है ना। कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स इन द रीजन, द फाइटोप्लैंक्टन्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पानी को ग्रहण करके वे भोजन बनते हैं अन्य जलीय जीव जंतुओं का। इफ दे फेल टू डू सो, लेकिन ऐसा अगर वो नहीं कर पाए बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण, क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड राइज, धरती का तापक्रम बढ़ेगा, राइज माने बढ़ना। द ओजोन लेयर विल गेट डिप्लीटेड, ओजोन लेयर डिप्लीटेड माने उसका क्षरण होगा, ओजोन परत नष्ट होगी। एंड द अल्ट्रा रेज वुड रीच द अर्थ, तो फिर क्या होगा, जो अल्ट्रावायोलेट परावैंगनी किरणें वो धरती तक पहुंचेंगी और हमें जला देंगी, अनेकों बीमारियां हो जाएंगी हमारे चर्म रोग से संबंधित। द अर्थ वुड बिकम अनड्यूली वार्म, पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि रहना दूभर हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम, इसलिए ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, छोटा करके तो आप लिख देंगे क्योंकि आधा भूल जाएंगे भाई, ठीक है, पढ़ लेना। दूसरा क्या था, हमें जिटकला शाह और बामा, जो दो यहाँ हैं अलग अलग आत्मकथाएं जिन्होंने लिखी हैं, उनके द्वारा बचपन में कौन कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ी सामाजिक रूप में, वो मैंने लिखा है। देखिए, कॉमन थीम इन बोथ स्टोरीज, इन कहानियों का कॉमन थीम क्या है भाई, दोनों कहानियां जो हैं मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड वाले पार्ट से आई हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन, दोनों का दमन किया गया था, उन्मूलन किया गया। कैसे भाई, देखिए, जिटकला शाह फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिटकला शाह ने जातीय, है ना, ये अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीयों की कहानी है कि उनका दमन किया जाता था, कैसे उनकी भावनाओं का, उनके प्रतीक चिन्हों को मिटाया जाता था। जैसे इनके बाल काटे गए थे, हमारे समाज में भारतीयों में क्या है, बाल किसके प्रतीक है, हमारी शान शौकत के प्रतीक है, बहादुरी के, जब बाल उसके काटे जाते हैं, या घर में कोई शोक हो जाता है, कोई मर जाता है, या कोई युद्ध में हार जाता है, तो जीता हुआ राजा उसके सर मुड़वाता था, लेकिन वो लोग छोटे बाल करवा देते हैं। तो देखिए, जिटकला शाह फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जबकि मामा डील्ड विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय, ठीक है, जो जातीय अस्पृश्यता थी ना, उसका सामना बामा ने किया था। जब उसने देखा था बचपन में स्कूल से आते समय एक व्यक्ति अपने मालिक के लिए भोजन ले जा रहा था, लेकिन धागे से लटका कर ले जा रहा था, उसको टच नहीं कर रहा था। जब उसके भाई अनान से उसने जाकर कहा, तब उसने बताया था कि भाई वो उसके फूड पैकेट को वो स्पर्श नहीं कर सकता था। तो बामा जो तीसरी क्लास में पढ़ती थी उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस क्लास में पढ़ती, तीसरी क्लास में, बहुत दुखी हुई। तो उसके भाई अन्नान ने ये बताया था कि इसका एक ही उपाय है कि आप इतने मजबूत बनो शैक्षिक रूप से, इतने बड़े बनो, अधिकारी बनो कि लोग आपको झुककर सलाम करें, यही भाई इससे बचने का उपाय है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जिटकला शाह ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, बामा ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। बोथ एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलिएशन एंड इनजस्टिस, अन्याय भी हुआ था दोनों के बाद, ह्यूमिलिएशन उनको दमनकारी भी हुआ था। क्या, विच लेफ्ट ए लास्टिंग इंपैक्ट ऑन देयर लाइव्स, जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था भाई। क्या दूसरा है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, पहचान और सम्मान खोया था दोनों ने। कैसे, जिटकला शाह फोर्स्ड हेयर कट सिंबलाइज
द इरेजर ऑफ अ नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटी, जो भारतीय उनकी पहचान थी लंबे बाल, उसको आइडेंटिटी को वही छीन ली थी अमेरिका वालों ने। बामाज रियलाइजेशन, जबकि बामा ने क्या किया था, रियलाइजेशन महसूस किया था ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भैया अस्पृश्यता है, बड़े आदमी नहीं स्पर्श कर सकते छोटों को, उस समय थी, अब नहीं है भाई। हाईलाइटेड द सोशल इफेक्ट टू डिग्रेड द डिग्निटी ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को यार आत्म सम्मान को, समाज के आत्म सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली बातें थी। फिर उन्होंने कैसे सामना किया, ये लिख दिया मैंने आंसर, रेजिस्टेंस इन एम्पावरमेंट। देखिए बोथ ऑथर्स रजिस्टेड, दोनों लेखिकाएं जो थी जटकला शाह और बामा, उन्होंने विरोध किया था द डिस्क्रिमिनेशन दे फेस्ड, ठीक है, उन दोनों ने इसका विरोध किया था। जटकला शाह रजिस्टेड बाय हाइडिंग एंड रिफ्यूजिंग टू कंफर्म, मना कर दिया था उसने कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, इसके लिए वो ऊपर जाके एक बेड के नीचे छिप गई थी, ठीक है, पर उसको आपको पता है, ये कहानी में आपने पढ़ा है, जबरदस्ती बाहर से खींच कर लाया गया, उसको चेयर से बांध दिया गया, बाल उसके काटे गए थे, है ना। शी वाज ड्रैग्ड आउट, है ना, एंड टाइड विद द चेयर एंड फोर्सफुली हेयर वाज कट, उसके बालों को काटा गया था। While Mama found empowerment through education, भाई के अनुसार उसने शिक्षा के द्वारा अपने आप को एम्पावर किया था, शक्तिशाली बनाया था। 17वां प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में लिखना है। Why does Derry tell Mr. Lame that he is afraid of seeing himself in the mirror in the play? Derry ने ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर भी मैंने बहुत ढंग से पढ़ा है, इसमें से यार बड़ा प्रश्न भी आ सकता है 6 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का, तो आप यार इस पार्ट को भी ढंग से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं देख लेना, मैंने अलग से पढ़ा रखा है ना, ऑन द फेस ऑफ इट। तो डेरी ने मिस्टर लेन से क्यों कहा कि वो अपने चेहरे को दर्पण में देखने से डरता है। दूसरा प्रश्न क्या है, 2 नंबर के, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर शडाओ के पास, जो संदेश वहां के वो क्यों आया तो जनरल ने भेजा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी और उसको डॉक्टर शडाओ को बुलाने आया था, लेकिन उसकी पत्नी को क्या लगा कि वो इसको गिरफ्तार करने आया है, ठीक है, वो प्रश्न आपको याद आ गया हो। व्हाट डिड हाना थिंक अबाउट इट, हाना जो उसकी डॉक्टर की पत्नी थी उसने क्या सोचा। तो पहले इस बात का प्रश्न कि उत्तर कि डेहरी ने लेम से ऐसा क्यों कहा था कि उसे तो अपने आप को देखने से ही डर लगता है इस नाटक में, प्ले माने नाटक में। तो देखो इन द प्ले, नाटक, कौन सा नाटक, ऑन द फेस ऑफ इट इस पाठ का नाम है। डेरी टेल्स, इस नाटक में डेरी जो छोटा बच्चा है 14 साल का, जिसका चेहरा जल गया है एसिड के कारण, क्या कहता है मिस्टर लेम से, जिसकी एक टांग युद्ध में चली गई थी। मैं बताता क्यों जा रहा हूं ज्यादा, जिससे आपका रिवाइज हो जाए और प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकें। डेरी टेल्स मिस्टर लेम जिसकी टांग बम में उड़ गई थी युद्ध के दौरान और टिन की लगी हुई थी, उससे क्या कहता है, दैट ही इज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर बिकॉज, अपने आप को के चेहरे को दर्पण में देखने से भी डरता है, मिरर माने दर्पण, क्योंकि पहला he hates his appearance, क्योंकि उसे अपने आप जैसा दिखता है उससे स्वयं को ही घृणा है, उसका जला हुआ चेहरा जब मुझे पसंद नहीं आ रहा मेरा जला हुआ चेहरा, तो दूसरों को क्या पसंद आएगा। तो डेरी हैज ए डिसफिगर्ड फेस ड्यू टू एसिड बर्न्स, एसिड से जल गया था, अम्ल से जल गया था। ही इज डीपली सेल्फ कॉन्शियस, स्वयं उसको चेत है, पता है, एंड असेम्ड ऑफ हिज, और स्वयं अपने आप पर शर्मिंदा है भाई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, चेहरे में क्या है। His appearance, अपने आप जो लगता है उससे ही उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। The mirror forces him to confront the reality of his disfigurement, क्योंकि चेहरा की वास्तविकता का पता लग जाता है जब चेहरे को देखते हैं दर्पण में, which is source of constant pain and insecurity, से असुरक्षा और दर्द की भावना उसमें उमड़ आती है भाई, इसलिए कहा था। दूसरा है भाई एनिमी वाली कहानी की, मैसेंजर आया तो हाना की क्या प्रतिक्रिया थी और मैसेंजर क्यों आया था। इन पर्ल्स एस बक शॉर्ट स्टोरी, एनिमी के कौन लेखक हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि इस पेपर को ही मैं करा रहा हूं, बहुत कुछ इसमें मिलेगा।
enemy. A messenger came to Dr. Sadao to ask him to treat the general who was in pain. ठीक है भाई, जनरल जो उस समय दर्द महसूस कर रहा था उसका इलाज करवाने के लिए मैसेंजर भेजा गया था जनरल के द्वारा। हाना जो डॉक्टर की क्या थी, पत्नी थी, was afraid, डर गई थी। क्यों? The messenger was there to arrest her husband. क्योंकि वो सोच रही थी कि मैसेंजर आया है उसके पति को गिरफ्तार करने के लिए। आप इतना ही आंसर लिखेंगे, 20 से 30 शब्द हो गया आपका, ठीक है। लेकिन क्या, इस पार्ट को और समझाने के लिए मैं कुछ और भी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द जनरल वाज इन पेन एंड हैड फेथ इन डॉक्टर शडाओस मेडिकल स्किल्स। ठीक है भाई, पेन में था और उसको केवल डॉक्टर शडाओ की मेडिकल स्किल्स पर विश्वास था। द जनरल सेंट द मैसेंजर टू डॉक्टर शडाओस हाउस टू कॉल हिम इमीडिएटली टू हेल्प। मदद के लिए तुरंत बुलाया था, इसलिए उसको भेजा था मैसेंजर को, संदेशवाहक को। हाना was afraid that the messenger was there to arrest Dr. Sadao, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन देश के सैनिक को अपने घर में पनाह दे रखी थी, ठीक है, शरण दे रखी थी। इसलिए उसको ऐसा लगा कि शायद पुलिस को पता लग गया है, क्योंकि उसके जो नौकर थे वो छोड़कर चले गए थे और धमकी देकर गए थे कि हम भाई पुलिस को बता सकते हैं, और ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कहीं नौकरों ने जाके पुलिस को शिकायत कर दी है और अब वो हमको गिरफ्तार करने आए हैं। फॉर गिविंग शेल्टर एंड ट्रीटमेंट फॉर एन एनिमी सोल्जर, उन्होंने ट्रीटमेंट भी दी थी, शरण भी दी थी। शेल्टर माने शरण। हाना वाज रिलीव्ड व्हेन शी लर्न्ड दैट द रियल रीजन फॉर द मैसेंजर्स विजिट, लेकिन जब वास्तविक कारण पता लगा तो वो रिलीव हुई, ठीक है। अब 18वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होता है, इसमें 9 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको होंगे भाई। What did Charlie see at the third level? चार्ली को थर्ड लेवल पर क्या अनयूजुअल थिंग महसूस हुई थी, दिखाई दी थी कि भाई यार ये क्या हो रहा है। फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड प्यूपिल विद फनी मोस्टिस, लाइटें फ्लिक कर रही थी, लुपजुप कर रही थी, और मतलब फनी मोस्टिस मूछें थी, बिल्कुल सही, ये भी देखा था। ब्रास स्पिटूस, ये भी देखा था। मैन वियरिंग ए 10 गार्डलाइन सूट एंड स्ट्रॉ, ये भी देखा था। तो ऑल ऑफ दीज, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाई वाज द चीफ एस्ट्रोलॉजर एस्टोनिश्ड, ठीक है, टाइगर किंग वाले पार्ट में, कि मुख्य ज्योतिषी को आश्चर्य किस बात से हुआ था। यार एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है कि मुझे नहीं, जब उन्होंने कहा था कि भाई इसकी मौत टाइगर के कारण हो सकती है, तो उसने कहा था कि मुझे नहीं, टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए। तो कौन सा है, ये 10 day old baby was speaking, 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। ये आश्चर्यजनक बात थी, किसके लिए, ज्योतिषियों के लिए, मुख्य ज्योतिषी के लिए। द ऑथर मामा फेल्ट शी ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस द ह्यूमिलिएशन ड्यू टू, किसके लिए, मामा का ह्यूमिलिएशन किसके कारण हुआ था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट अनटचेबिलिटी। तो क्या है भाई, अनटचेबिलिटी, ठीक है, और उसका रेशियल था, किसका, जेडकला शाह का, अभी बताया था। हु इज द ऑथर ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मैंने बताया ना कि भाई याद कर लेना यार, किस पार्ट का लेखक पूछ ले पता नहीं लगता। तो इसके तो तिसानी दोषी आपको पता है भाई, तिसानी दोषी ए। कमला दास माई मदर एट 66 के है, ठीक है, आप याद कर लेना भाई। When the assassins did not come, Sadao decided to, जब मारने वाले, जब जनरल को बता दिया था ना कि भाई मैंने इस तरह से दुश्मन देश के सैनिक को पनाह दी, उसको रेस्क्यू किया था, बचाया था, तो उसने कहा था कि चिंता मत कर यार, तू मेरा डॉक्टर है, तो मैं कुछ व्यक्ति भेज दूंगा, उसको मार के आ जाऊंगा, वे मार के उसको रात में आ जाएंगे, उसको तू बाहर वाले कमरे में सुला देना। लेकिन जब 2-3 दिन इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आए, तो सड़ाओ ने क्या किया, उसने लेटर लिखा था और पुलिस को सूचना देने की सोची थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। तो उसने क्या सोचा था कि हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, कि भैया पुलिस को इसको दे देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डेरी डिड नॉट लाइक प्यूपिल, डेरी क्या नहीं चाहता था कि लोग उसके क्या देखें, बीइंग फ्रेंडली, बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम, बीइंग अफेक्शनेट, बीइंग सिंपैथेटिक, क्या नहीं चाहता था कि लोग उससे डरे नहीं,
क्योंकि उसकी बदसूरत चेहरे को। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा भाई। तो देखिए इस तरह से 9 प्रश्न थे, पता नहीं कैसे ये आगे डिलीट हो गए, पता नहीं भाई, सॉरी। तो ऐसे ही 3 प्रश्न और थे, चलो उनकी चर्चा कभी और कर लेंगे। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अब चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया यार, आप, हाँ मैं कह रहा था ना, शुरुआत में कहा था कि भाई अपठित गद्यांश को कैसे मतलब सॉल्व करें। तो अपठित गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसका खाका आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर पैसेज को धीरे धीरे पढ़िए और सीधे सीधे प्रश्नों को देखते जाइए कि वो क्रम से रहते हैं ज्यादातर, और उनके उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। ऐसा ना करें जैसा लोग करते हैं कि पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर पैसेज को भूल जाते, फिर पैसेज को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न। अरे यार इतना समय कहां है आपके पास, ठीक है, इतना समय नहीं है। आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए सरसरी तौर पे, पैनिक मत होइए, ऐसा मत सोचिए ऐसा हो सकता है कि कुछ शब्द आपको समझ में ना आए, कि अंग्रेजी से हिंदी आप नहीं कर पाए, उनका अर्थ आप नहीं समझ पाए। डरना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना है और भयभीत ना होके धड़कन नहीं बढ़ानी है। क्या करना है, छींक आ रही थी इसलिए रुक गया था, ठीक है। क्या करना है, शांतिपूर्वक बिना विचलित हुए प्रश्नों को पढ़िए, बिना घबराए, पैसेज को पढ़िए। मैं सही कह रहा हूं 100%। फिर देखिए अब उसमें से कैसे ढूंढें, लाइन की लाइन नहीं उतारना है आपको। देखो मैं बताता हूं, जैसे वाई वाला प्रश्न आया तो सीधी सी बात है, कारण पूछ रहा है किसी चीज का, तो इसका उत्तर जब मिलेगा, जो लाइन मिल जाएगी, तो कहां से उत्तर लिखना है, जहां से बिकॉज या टू या ड्यू टू शब्द आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, या तो बिकॉज आ जाए भाई, बिकॉज आ जाए, या टू लगा होगा उसके आंसर से पहले, या ड्यू टू। तो समझ जाना ये वाई वाले प्रश्न का उत्तर है, और उसको देख लेना कि ये बातें आ रही है कि नहीं आ रही जो प्रश्न में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर प्रश्न आ रहा है हाउ मेनी, इसका मतलब कोई संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मच आ जाए, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है, मात्रा देख लेना उसमें आंसर वो होगा। हाउ लॉन्ग आ जाए तो इसका मतलब दूरी पूछ रहा है या लंबाई पूछ रहा है। हाउ फार आ जाए, ठीक भाई, समझ गया है। अब अगर प्रश्न आ जाता है हु वाला, तो इसमें तो क्या है, वो लाइन देखिए, हु की जगह उस लाइन में जो उत्तर है उसको लिखिए, मतलब हु हटाओ, कर्ता लगाओ और प्रश्न को ऐसा कैसा उतार देना। तो इसका मतलब हु वाली लाइन तो एज इट इज लिखनी है आपको, क्योंकि उसमें हु की जगह वो लिखा होगा शब्द जो उत्तर है, जो करता है। तो हु वाली लाइन तो एज इट इज मिला के लिख दीजिए, ठीक है। हु के बाद जो शब्द आए वो मिलाइए पैसेज में और हुबहू उस लाइन को उतार दीजिए। बात आई समझ में? अगली बात चलते हैं, अगर हाउ आ रहा है, हाउ का मतलब कैसे, कोई गतिविधि हुई तो वो होने का कारण होगा, है ना। तो उसका आंसर या तो एस से शुरू होगा, ठीक है, या लाइक से शुरू होगा। तो देख लेना उसमें हाउ में वाट। अब वाट में क्या पूछता है, या तो कोई व्यवसाय पूछेगा, व्हाट इज योर फादर, व्यवसाय में पूछ सकता है, या किसी घटना के बारे में पूछेगा भाई, किसी घटना या व्यक्ति के बारे में पूछेगा, घटना या व्यक्ति के बारे में पूछेगा कि भाई ये कैसा है क्या नहीं, ठीक है। अब हाउ आ गया, वाई आ गया, और क्या आ गया भाई, क्या रह गया फिर, विच का मतलब ये सजीव से संबंधित नहीं है, ये कोई या तो पेड़ पौधों से संबंधित उत्तर है या निर्जीव से संबंधित है। तो देख लेना भाई उसमें किसी, ऐसा मत करना कि विच की जगह कोई आदमी का आप आंसर में नाम लिखें। और ध्यान रखना जैसे प्रश्न में, जैसे टेंस में प्रश्न है उसी टेंस में उसका आंसर देना है। ज्यादा एक लाइन का प्रश्न है, आप ऐसा नहीं, एक नंबर का प्रश्न है और ऐसा मत कर देना कि आप 3 लाइन उतार के आ जाएं, नहीं होगा भाई, 3 लाइन में उत्तर नहीं होगा उसका, 3 या 4 लाइन में नहीं होगा, 1 नंबर, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि एक नंबर में आप 5-5 लाइन लिखें, नहीं लिखेंगे भाई,
2 नंबर के लिए 20 से 30 शब्द लिखना है। 1 नंबर के लिए 1 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन में आंसर हो सकता है। जहां लिखा हुआ है कि 60 शब्दों में लिखना है, वहीं 60 शब्द लिखने, ज्यादा लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है। एक प्रश्न पर ज्यादा मत अड़ना। शुभकामनाओं के साथ चलिए मिलते हैं किसी और मोड पर या किसी नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह मेहनत रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।